अस्सलाम वालेकुम। जी माशाल्लाह, आप लोग सलाम का जवाब भी नहीं देते। वालेकुम सलाम सर। ना सवाल पूछते हैं, ना सवाल का जवाब देते हैं, ना सलाम का जवाब देते हैं माशाल्लाह। वालेकुम सलाम सर। ग्रेट, जी तेरा। सर आप लोगों को नोट्स मिल गया? यस सर, मिल गए। यस सर। ठीक है, बस हम 2-3 मिनट इंतजार करते हैं। 3:35 पे इंशाल्लाह, सॉरी 2:35 पे वी विल स्टार्ट अगेन। ठीक है, ओके सर। आई मीन वी विल स्टार्ट, नॉट अगेन। चार पॉइंट्स जो मैंने रखे हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आप लोग मुझे बता दें आउटसोर्सिंग क्या होती है, ताकि हम आगे चल सकें। सर, अपना काम खुद करने के बजाय किसी और को दे देना। वंडरफुल, ठीक है ना। और मिसाल दे दें को 2-3। सर, मिसाल के तौर पर बैंक कोई सॉफ्टवेयर बनवाता है तो वो खुद ना बनाए, किसी और से बनवाए। बिल्कुल ठीक है, अपनी सिक्योरिटी का आउटसोर्स कर सकते हैं हम, ये भी मिसाल ली थी हमने, ठीक है ना। हम अपनी प्रिंटिंग का आउटसोर्स कर सकते हैं, हम अपनी एडवर्टाइजिंग का आउटसोर्स कर सकते हैं, बल्कि करते ही हैं, ठीक है। और अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को, सिस्टम मेंटेनेंस को भी आउटसोर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो जो पॉइंट हमने कल डिस्कस कर लिए थे उन्हें मैं क्विकली डिस्कस करूँ और बाकी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो आउटसोर्सिंग बड़ी कॉमन हो गई है, ठीक है, और बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह है कि अगर मैं किसी को आउटसोर्स करता हूँ, वो इनकॉम्पिटेंट आदमी है, तो मेरा काम अच्छा करने के बजाय गड़बड़ कर देगा। तो ये पॉइंट भी हमने डिस्कस किया था कि आईएएस ऑडिटर को पता होना चाहिए कि आउटसोर्सिंग किस तरह से होती है, आउटसोर्सिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। और उसको ये भी पता होना चाहिए कि जब आउटसोर्सिंग का कॉन्ट्रैक्ट हो तो उस कॉन्ट्रैक्ट में सारी चीज़ें ऐसी हों, कोई चीज़ ऐसी ना हो जो इदारे के मफाद के खिलाफ हो, ठीक है जी। यस सर। ये बातें हमने कल कर ली थी।
ये एक नई बात है जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, गवर्नेंस एंड आउटसोर्सिंग। अच्छा देखिए, हर जगह पे क्या होता है ये बताएं, गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? हालांकि आजकल हर जगह गवर्नेंस का लफ्ज डिस्कस हो रहा होता है। जी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गवर्नेंस? भाई अक्सर सुन रहे होते हैं ना आपके यहाँ, जी गवर्नेंस के इश्यूज हैं, यहाँ तो गवर्नेंस ही सही नहीं है। जी, कोई नहीं बताएगा सर किसी चीज को सर कोई जब लीड करता है सर, मतलब आप हमारे किसी क्लास के चीज को टीचर हम हो क्या करते हैं? सर। किसी चीज का लीडर जो होता है, जो लीड कर रहा होता है सर, वो गवर्नेंस कर रहा होता है। जैसे सर आप हमारे टीचर है सर, आप हमारे मैं गवर्नेंस। गवर्नेंस कर रहा हूँ, वेरी गुड। जी सर। सर कोई रूल या कंट्रोल। देखिए, गवर्नेंस का मतलब होता है कि आप चीज़ों को सही तरह से चलाएं, ठीक है, चीज़ों को सही तरह से एडमिनिस्टर करें, चीज़ों को सही तरह से एडमिनिस्टर करें। दिस इज द मीनिंग ऑफ गवर्नेंस, ठीक है। तो अगर आपने आउटसोर्सिंग को सही तरह से एडमिनिस्टर नहीं किया तो गड़बड़ हो सकती है। क्या ख्याल है? तो कुछ चीज़ों को आपने ख्याल रखना है। वो क्या ख्याल रखना है जी? कि आपको पता होना चाहिए कि इदारे का एज एन ऑडिटर आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम किसी को आउटसोर्स करेंगे, किसी थर्ड पार्टी को अपना काम देंगे, तो इदारे का मैकेनिज्म क्या है, ठीक है ना। अब डिफरेंट इदारों में डिफरेंट मैकेनिज्म है। फॉर एग्जांपल, कोई इदारा के अंदर छोटा सा इदारा है तो वहाँ पर जो बॉस है वो चीज़ों को आउटसोर्स कर देता है अपने दोस्तों को। जी, बात समझ आ रही है? यस सर। लेकिन एक बड़ा इदारा है तो वहाँ पर एक प्रॉपर सिस्टम होगा, वो अखबार में ऐड देंगे, 10 लोगों से कोटेशंस लेंगे, ठीक है, और फिर वो यस। तो ये ज़्यादा बेहतर है। क्या, कौन सा निज़ाम ज़्यादा बेहतर है कि दोस्तों को दे दें, या एक ऐसा मैकेनिज्म हो जिसमें ट्रांसपेरेंटली चीज़ों को आउटसोर्स करें चीज़ों को आउटसोर्स करें कॉम्पिटेंट लोगों को? क्या बेहतर है सर जिसमें ट्रांसपेरेंटली मैकेनिज्म सर। होना। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ याद रखें, जब मैं किसी चीज़ को आउटसोर्स करता हूँ, फॉर एग्जांपल एक बैंक ने अपने एटीएम्स की मेंटेनेंस को आउटसोर्स कर दिया है कंपनी एबीसी को। मिसाल को गौर से सुना आपने, कंपनी एबीसी को बैंक की एटीएम को मेंटेनेंस को आउटसोर्स कर दिया। अच्छा, वो आउटसोर्स जिसको किया है वो कंपनी एबीसी जो है एटीएम्स को सही से मेंटेन नहीं कर रही, ठीक। अभी बताएं कि लोग किसको बुरा भला कहेंगे, बैंक को या एबीसी कंपनी को? बैंक को। बैंक को, क्योंकि उनको तो ये पता ही नहीं है कि बैंक ने आउटसोर्स किया हुआ। यस नो? यस सर। तो इसका मतलब है जिम्मेदारी जो है ना वो कंपनी की ही रहेगी। मैं आउटसोर्स कर भी दूं लेकिन जिम्मेदारी किसकी होगी? मेरी ही होगी अगर मैंने आउटसोर्स किया, ठीक है। और ये बात मैंने आपसे करी थी कि हर चीज जो है बड़ी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, हर चीज बड़ी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए कि आप जो काम दे रहे हैं, जिसको काम दे रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर एक प्रॉपर डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, अब जिसको मैंने काम दिया है जिसको मैंने आउटसोर्स किया वो थर्ड पार्टी है। अब उस थर्ड पार्टी को मुझे सेट रखना है, उस पर निगाहें रखनी है, ठीक। तो एक लाइन लिखी हुई है, 2 लाइनें लिखी हुई, पढ़ लेते हैं। Every organization using the service of third party should have a service delivery management system in place and maintain the appropriate level of information security and service delivery in line with third party service delivery agreement. अगर अब देखें बैंक ने एबीसी कंपनी को एटीएम की सर्विस मेंटेनेंस दे दी है, ठीक है। अब ये बड़ा ज़रूरी है कि जो थर्ड पार्टी एबीसी जिसे मैंने आउटसोर्स किया है उसके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट हमारा एक बहुत बड़ा टॉपिक है, आई थिंक टॉपिक 7, तो वहाँ हम पढ़ेंगे। लेकिन आइडिया आपको है कि जी सिस्टम जो मुझे सर्विस दे रहे हैं उनके पास प्रॉपर सिक्योरिटी होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि वो मेंटेनेंस के दौरान कोई गलती करें और हमारी एटीएम्स हैक हो जाए। जी, ये बात समझ आ रही है जी? यस सर, आ रही है। ठीक, तो बस ये आपने ख्याल रखना है कि जिसको भी आउटसोर्स कर रहे हैं
उसको बोलें कि भाई आपके बंदे ट्रेन होने चाहिए, आपके लोग सर्विस डिलीवरी में ट्रेन होने चाहिए, उनको इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का पता होना चाहिए, ठीक। यस सर। और दूसरी बात ये है, the organization should check the implementation of agreements, monitor compliance with the agreements, and manage changes to ensure that service delivered meet all requirements. और क्या करना है आपने? आपने चेक करना है, यानी बैंक ने अगर ABC कंपनी को आउटसोर्स किया है तो अब बैंक ने ये भी चेक करना है कि ये कंपनी हमें सही सर्विस दे रही है या नहीं, ठीक है। जो जो चीज़ें इन्होंने एग्रीमेंट में लिखी हैं वो उसको कंप्लाई कर रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं, ठीक है जी। तो बस ये चीज़ें हैं, तो ये कल चीज़ें हमने नहीं की थी ये हमने कर लिया था, ठीक। तो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक में अच्छा एक चीज़ आप लोग मुझे बता दें, क्या आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि IAS ऑडिटर का काम क्या है? यस सर। जी सर। बताएं। यस सर। सर किसी भी चीज की इंस्पेक्शन करना जो हो रही है कि वो उसी मतलब जबरदस्त, जो भी IAS रिलेटेड चीज़ है, जो भी IT रिलेटेड चीज़ है, उसको चेक करना, उसकी एक एक चीज़ को चेक करना। और मेनली कल हमने पढ़ा था क्या कि जो सिस्टम डेवलपमेंट हुई है, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हुई है, उसको उसने चेक किया, ठीक है, या आउटसोर्सिंग हुई है उसको उसने चेक किया था। आज भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी पढ़ेंगे, तो इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि अब भी चीज़ें आगे हैं, उस पर टाइम कम लगेगा। अच्छा जी, ये चैप्टर पॉइंट नंबर 7 जो है आपका, इसमें बहुत सारी चीज़ें, हार्डवेयर रिव्यू शेयर नहीं हो रही है। अच्छा सॉरी जी आ गई। यस सर आ गई सर। चाहिए क्या ऑडिटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑपरेशन। तो आपने अपने पूरे सेटअप को ऑडिट करना है, अपने हार्डवेयर को ऑडिट करना है, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑडिट करना है, अपने डेटाबेस को ऑडिट करना है, अपने नेटवर्क को ऑडिट करना है। अब याद करें ये चीजें यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, यस नो, हार्डवेयर पढ़ा था, तो उस नॉलेज को इस्तेमाल करेंगे और क्वेश्चंस देखेंगे कि एज एन ऑडिटर मुझे क्या क्या क्वेश्चन पूछने चाहिए, ठीक है जी। लाइट है, फाइल क्रिएशन है, डेटा कन्वर्जन है, ये हमने सिस्टम डेवलपमेंट में बात की हुई है, ठीक है। हार्डवेयर अवेलेबिलिटी, तो इस पे एक बड़ी लंबी लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है, वो भी हम देखेंगे। और ज़ाहिर है वो क्वेश्चंस कुछ थोड़े से टेक्निकल हैं, बाकी आसान है। एक चीज़ जो उसमें दी हुई है उसकी मैं बात पहले करना चाह रहा हूँ, और वो है एप्लीकेशन कंट्रोल्स एंड देयर ऑब्जेक्टिव्स। एप्लीकेशन कंट्रोल्स एंड देयर ऑब्जेक्टिव्स। अच्छा, आजकल सभी को पता है कि एप्लीकेशन क्या होती है जी, क्या होती है एप्लीकेशन। जी, व्हाट इज एप्लीकेशन? सर जो सर हम ये प्ले स्टोर वगैरह से डाउनलोड करते हैं सर, कोई भी एप्लीकेशन अपने फंक्शंस के मुताबिक, कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी सिस्टम, कोई भी सॉफ्टवेयर इज एन एप्लीकेशन। सर किसी भी काम को करने के लिए तो सॉफ्टवेयर होता है। बिल्कुल ठीक है। तो आपका अकाउंटिंग एप्लीकेशन है, मार्केटिंग एप्लीकेशन है, उसको आप एप्लीकेशन कह रहे हैं, सिस्टम कह रहे हैं, सॉफ्टवेयर कह रहे हैं, एक ही बात है, ठीक है जी एवरीवन? यस सर। तो हमें ये वाला टॉपिक पढ़ना है, ये समझना है। इसके अलावा जितनी चीजें हैं वो उस पर हमारे पास क्वेश्चंस हैं कि एज ऑडिटर हम क्वेश्चन करेंगे, जी आपका हार्डवेयर सही है, हार्डवेयर जब आपने लिया था तो सोच समझ के लिया था, ऑपरेटिंग सिस्टम की सेटिंग सही है नहीं सही है, तो ये आगे आएंगे तो हम देख लेंगे। ये टॉपिक पढ़ने वाला है, बाकी आगे चेकलिस्ट है। एप्लीकेशन कंट्रोल्स। अच्छा, अब देखिए जब भी सिस्टम चलेगा 4 एक्टिविटीज होंगी। उस सिस्टम में इनपुट भी होगा, उस सिस्टम में प्रोसेसिंग भी होगी, उस सिस्टम से आउटपुट भी आएगा, और हर सिस्टम में कोई ना कोई डेटा स्टोर भी होता है, यस नो? यस सर। इनपुट पे भी कंट्रोल लगाने हैं, प्रोसेसिंग पे भी कंट्रोल लगाने हैं, आउटपुट पे भी कंट्रोल लगाने हैं, और स्टोरेज पे भी कंट्रोल लगाने हैं। और कल जिक्र आया था कि आपके पास कंट्रोल्स होते हैं इनपुट के, प्रोसेस के, आउटपुट के, और मैंने उस पर ज़्यादा बात नहीं की थी। क्यों नहीं की थी? क्योंकि आज इंशाल्लाह 1-1.5 घंटा इस पर लगेगा, ठीक है जी। यस सर। हम पढ़ लेते हैं इनपुट कंट्रोल्स। अच्छा, इनपुट का आइडिया सबको है, आप सिस्टम में डेटा डाल रहे हैं तो दिस इज इनपुट। इनपुट कहीं ना कहीं जनरेट होता है ना,
कहीं ना कहीं जनरेट होता है। एक मैंने एग्जांपल दी थी आपको जब हम आईएएस के कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे कि बिजली का जो डेटा है ना वो कहाँ जनरेट होता है, आपके बिल का डेटा कहाँ जनरेट होता है? जी सोचें, कहाँ जनरेट होता है आपके बिल का डेटा? मीटर में सर। आप मीटर में, वेरी गुड, लेकिन मीटर कहाँ लगा होता है? आसमान पे? दीवार पे लगा होता है। किसकी दीवार पे लगा होता है? मस्जिद की दीवार पे लगा होता है, आपके घर पे लगा हुआ है। ठीक है, कहने का मतलब है कि डेटा जो है आपके घर पे जनरेट हो रहा है। यस नो? वो उसको नोट करके ले जाते हैं और फिर प्रोसेस करके आपको बिल जनरेट करके देते हैं। यस नो? यस सर। यस सर। अच्छा, अब जितने भी है आइए जी। अच्छा जी, इसमें क्या कंट्रोल्स है? देखिए, सबसे पहले जो इनपुट ओरिजिनेट होता है उसको ऑथराइज करना चाहिए। डायरेक्टली सिस्टम में नहीं डालेंगे हम, पहले वो इनपुट क्या होना चाहिए? ऑथराइज होना चाहिए। कोई सीनियर आदमी कहे हाँ ये ठीक है, इसको सिस्टम में डाल दो, ठीक है जी। अब सिस्टम में डेटा डालने से पहले जब ऑथराइजेशन है अच्छा, मुझे एक चीज याद आई, हम बात कर रहे थे सैटरडे को क्लास रखी जाए, तो मेरी आईसीएमए के एडमिन से बात हुई, एडमिनिस्ट्रेशन से, तो दे से सैटरडे इज अ वेरी बिजी डे और उसमें कुछ सॉफ्टवेयर की लाइसेंस की अवेलेबिलिटी का इशू है, तो दे सजेस्टेड कि हम संडे को कर सकते हैं। तो वुड दैट बी ओके? यस सर। ठीक है ना? तो थोड़ा सा कॉन्फर्मेशन आ जाएगी, बट यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि वी आर मीटिंग ऑन संडे मोस्ट प्रॉब्ली 10 to 2। टाइमिंग यस वही टाइमिंग जो हमने सैटरडे के रखे थे 10 से 2। सर 12 बजे के बाद रख लें। तो आप 12 बजे उठते हैं? नहीं सर। फिर या बिजी होते हैं आप? नहीं सर, 10 से 2 सही है। असल में हम 3 बजे मेरा एक सेशन होता है, दैट इज a bit ग्लोबल सेशन ऑन क्वालिटी मैनेजमेंट। वो थोड़ा सा 3 से 6 होता है, तो हमें उससे पहले ही करना होगा, उसके बाद नहीं हो सकता। अच्छा जी, कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, तो इनपुट को ऑथराइज करने के क्या तरीके? एक तरीका तो ये है कि मैं से आपका सीनियर हूँ आईटी डिपार्टमेंट में या किसी भी डिपार्टमेंट में, मैंने आपको सोर्स डॉक्यूमेंट्स दे दिए। अब ये बताएं सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या होता है? जी, व्हाट इज सोर्स डॉक्यूमेंट? वो डॉक्यूमेंट जिससे आप डेटा इनपुट करते हैं देखकर, दैट इज कॉल्ड सोर्स डॉक्यूमेंट। जी, बात समझ आ रही है? यस सर। ये अगर चेक है, यस सर। चेक को देख के मैं एंट्री करूंगा, तो चेक इज या एक रसीद है, उस रसीद को देखकर मैं डेटा एंट्री करूंगा, तो दिस रसीद इज दी सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? यस सर। यस एक सर। तरीका ये है कि मैंने आपको सोर्स डॉक्यूमेंट दे दिए, मैंने कहा जाओ ये लो सोर्स डॉक्यूमेंट एंटर कर दो, तो ये एक तरह से ऑथराइजेशन है। ये सोर्स डॉक्यूमेंट देना ये एक ऑथराइजेशन का तरीका है कि जाओ ऑपरेटर इस डेटा को एंटर कर दो। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि हमारे पास ये चेक्स आए हैं, फॉर एग्जांपल हमारी ब्रांच है, रिमोट ब्रांच है, वो ऑटोमेटेड नहीं है, उस ब्रांच से आज के चेक आए हैं, लेट्स से वो 79 चेक्स हैं, ठीक है, वो चेक्स आए हैं, तो उन लोगों ने जो चेक्स भेजे हैं ना ये चूंकि लेट्स से चेक हैं 10 अगस्त के, 11 अगस्त के चेक है, तो 10 या 11 अगस्त के जो चेक्स आए हैं 79 चेक्स, उन्होंने उसकी एक लिस्ट भी भेजी होगी, ठीक है, एक लिस्ट भी भेजी होगी कि ये चेक हैं, ये चेक नंबर है, ये चेक अमाउंट है, ठीक। क्या मैं कह सकता हूँ कि ये एक बैच है?
बैच का मतलब होता है ग्रुप, यस नो? मैं कह सकता हूँ Yes, ये sir. बैच है 11 अगस्त का, यस नो? Yes, Yes, sir. sir. उन्होंने जो ये लिस्ट भेजी है और चेक्स भेजे हैं उसके ऊपर जब ये यहाँ आई मैंने इस पे साइन करके आपको दे दिए, इस बैच फॉर्म पे आपको साइन करके दे दिए। ये भी एक ऑथराइजेशन का तरीका है। इसका मतलब है कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये लो सारे चेक्स, ये बैच फॉर्म पे मैंने साइन कर दिए, अब तुम इसकी एंट्री कर दो, यस नो? Yes, sir. Yes, sir. ग्रेट। Yes, sir. अच्छा, अगला तरीका ऑथराइजेशन देने का ये है कि मैंने आपको ऑनलाइन कंट्रोल दे दिया, मैंने आपको ऑनलाइन एक्सेस दे Online दिया, यूं कह लें ऑनलाइन एक्सेस दे दिया है। तो मैंने आपको क्यों एक्सेस दिया है? तफरी में एक्सेस दिया है। ये एक्सेस मैंने आपको इसलिए दिया है कि जब भी मैं आपको कोई चीज़ दूंगा तो आप उसे इनपुट कर देना। लेट्स से बैंक एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं, तो ये एक्सेस मैंने आपको दिया हुआ और जब भी कोई चीज़ आती है और मैं आपको देता हूँ तो आप इस ऑनलाइन एक्सेस की मदद से डेटा एंटर कर input देते कर हैं। दूँ। ग्रेट, ठीक है जी। Yes, sir. अच्छा जी। अगला तरीका क्या है कि मैंने एक कंप्यूटर रिजर्व कर दिया आपके लिए, एक टर्मिनल आइडेंटिफाई कर दिया। आप एक ऑपरेटर हैं, मैंने आपके लिए एक टर्मिनल आइडेंटिफाई कर दिया है। तो अब इसका मतलब ये है कि हमेशा इस टर्मिनल पे बैठ के जब भी मैं आपको डॉक्यूमेंट्स दूंगा तो आप इस टर्मिनल पे बैठ के डेटा एंट्री कर दीजिएगा, ठीक? तो ये भी एक ऑथराइजेशन Yes, का sir. तरीका है कि आपके लिए एक मशीन फिक्स कर दी गई है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि मैंने आपको एक पासवर्ड दे दिया, ठीक है? उस पासवर्ड Yes, पे आप sir. किसी भी मशीन पे बैठ के डेटा एंट्री कर सकते हैं। तो ये पासवर्ड देना का मकसद भी यही है कि मैं आपको ऑथराइज कर रहा हूँ कि जब भी आपको डेटा दिया जाए यूज़ दिस पासवर्ड और उसको सिस्टम में डाल दें। जी, बात समझ आती है? Yes, sir. गुड। अच्छा, ये सिर्फ Sir. खवातीन की आवाज़ आ रही है, कुछ यस सर। मर्दाना Yes. आवाज़ें भी आनी चाहिए। यस सर। चलें, ग्रेट। अच्छा, अब जो भी बैच होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास डेली ब्रांचेस से डेटा आता है, ठीक है जी? तो हर ब्रांच से डेली एक बैच आता है, एम आई राइट? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अच्छा, अब बैच को हमें बैलेंस भी करना होता है। क्या बैच आया था, पूरा बैच डल गया या नहीं डल गया? तो उसके लिए हमारे पास बैच कंट्रोल एंड बैलेंसिंग होते हैं। किसी का माइक गड़बड़ कर रहा है। तो बैच कंट्रोल और बैच बैलेंसिंग का तरीका क्या है? अब एक मिसाल ले लेते हैं हम। पहले हम बात करते हैं बैच कंट्रोलिंग कैसे होती है। फॉर एग्जाम्पल एक ब्रांच से हमारे पास 79 चेक्स आए कल, 11 तारीख का बैच है, उसमें 79. 79 चेक्स है। अच्छा, चेक्स के बजाय थोड़ी सी मिसाल चेंज करते हैं। लेट अस से कि अच्छा जी, सॉरी, बस थोड़ा सा ये मेरा ख्याल है खांसी इतनी ज़्यादा नहीं होती लेकिन पढ़ाने के दौरान ज़्यादा हो जाती है।
अच्छा जी, तो एग्जांपल चेंज करते हैं। लेट्स से हमारे स्टोर्स हैं पूरे पाकिस्तान में, पहले में हर स्टोर से डेटा आता है हमारे पास, और लेट्स से ये डेटा मैन्युअली आ रहा है, ठीक है। वैसे आजकल मैन्युअली नहीं आता, कंप्यूटराइज्ड ही है तो मैन्युअल डेटा आ रहा है। तो लेट्स से खैरपुर के एक स्टोर से, फैसलाबाद के एक स्टोर से हमारे पास रसीदें आई हैं। तो मैंने कहा कितनी रसीदें आई हैं? उन्होंने कहा जी 110 रसीदें आई हैं, ठीक है। अब मैं चेक करूँगा कि सिस्टम में 110 रसीदें एंटर हो गई या नहीं। तो दिस इज हाउ वी कंट्रोल द बैच, कि जितनी रसीदें आई हैं उतनी रसीदें एंटर हो गई या नहीं। ये बात समझ आई जी? यस सर। टोटल डॉक्यूमेंट्स को मैच कर लें। अच्छा एक और तरीका है कि आप टोटल आइटम्स को मैच कर लें। टोटल आइटम्स को मैच कर लें। फॉर एग्जांपल 100 रसीदें आई थी और हर रसीद में लेट्स से 3 चीजें बिकी थी, तो कुल आइटम्स कितने हुए? 300, ठीक है जी। तो हम चेक करेंगे कि 300 आइटम्स की सिस्टम में एंट्री हुई या नहीं। यस नो? यस सर। ये भी एक तरीका है। यस सर। अच्छा एक और भी तरीका है, टोटल मॉनेटरी अमाउंट। ये जो 100 रसीदें थी इसकी कुल वैल्यू कितनी थी? हमने कहा इन 100 रसीदों की, सिंपल कैलकुलेशन के लिए मैं कह रहा हूँ, ये 1,000 की रसीदें थी, तो कुल वैल्यू है इसकी कितनी? 1 लाख, ठीक है जी। तो मैं चेक करूंगा कि सिस्टम में इन रसीदों की वैल्यू भी 1 लाख है या नहीं। यस सर। जी ये बात समझ आ रही है? यस सर आ रही है। वेरी गुड। अच्छा एक और तरीका है कंट्रोल टोटल्स। अब ये जरा थोड़ा सा टेक्निकल है, मतलब तवज्जो चाहिए, टेक्निकल नहीं है, बस थोड़ी तवज्जो देंगे तो आसानी से हो जाएगा, वरना हम फंस जाएंगे। हम कंट्रोल टोटल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब याद करें कल 2-3 दफा जिक्र आया था कंट्रोल टोटल्स का, और मैंने उसकी बात नहीं की थी एज सच, ठीक है। क्यों? इसलिए कि अब हो जाएगी तफसील से। कंट्रोल टोटल्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अब आपको समझना ये है कि कंट्रोल टोटल्स 2 किस्म के होते हैं। एक होते हैं हैश टोटल और एक होते हैं बैच टोटल। जी कितने किस्म के होते हैं कंट्रोल टोटल्स? 2 टाइप होते हैं, बैच और वन इज बैच एंड वन इज हैश, ठीक है जी। अच्छा फर्क क्या है? फर्क ये है कि बैच टोटल होता है न्यूमेरिक फील्ड का और हैश टोटल होता है नॉन न्यूमेरिक फील्ड का। याद करें न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक की बात हमने सिस्टम डिजाइनिंग में की थी, किसी को याद है जी? ये बताएं टेलीफोन नंबर न्यूमेरिक है या नॉन न्यूमेरिक है? न्यूमेरिक। वेरी गुड। क्या आप टेलीफोन नंबर का टोटल निकालते हैं कभी? नो सर। तो इसका मतलब न्यूमेरिक नहीं हुआ ना। न्यूमेरिक तो वो चीज होती है जिस पे हम कैलकुलेशंस करते हैं। यस तो कुछ चीजें लिखी नंबरों की शक्ल में जाती हैं, लेकिन वो न्यूमेरिक नहीं होती। ये बात समझ आई? और वहां हमने एग्जांपल भी ली थी टेलीफोन की, ठीक। तो अगर आप न्यूमेरिक चीजों को टोटल करते हैं तो वो बैच टोटल कहलाता है, और अगर नॉन न्यूमेरिक चीजों को टोटल करते हैं फॉर कंट्रोलिंग रीजंस तो वो क्या कहलाता है? हैश टोटल। हैश। ठीक है जी। डिफरेंस क्लियर है? यस सर। ओके ये देखें जी, फर्ज कर लें कि मेरे पास 10 रसीदें हैं, एंड फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी मैंने चीज़ों को सिंपल रखा है। मेरे पास 10 रसीदें आई हैं, रसीद नंबर 1 2 3 4 5 6 ठीक है, ये 10 रसीदें मेरे पास आई हैं, और लेट्स से हर रसीद जो है वो 1000 रुपए की है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1000 रुपए की रसीद है, तो 10 रसीदों का टोटल मैंने आसानी से निकाल लिया। कितना है? 10,000. 10,000. Everybody understands? Yes sir. Yes, sir. जबरदस्त। अच्छा अब ये जो टोटल ये आया है 10,000 रुपए, ये अमाउंट का टोटल आया ना। अमाउंट एक न्यूमेरिक चीज है, यस नो? Yes sir. तो ये कहलाता है बैच टोटल। तो मेरा बैच टोटल कितना आया? 10,000। 10,000. अच्छा लेकिन रिसीट नंबर एक नॉन न्यूमेरिक चीज है, यस नो? क्योंकि आमतौर से रिसीट नंबर का टोटल हम नहीं करते, लेकिन यहाँ पर मैंने किया है कंट्रोलिंग रीजंस पे। कंट्रोलिंग रीजंस पे मैंने कंट्रोल किया, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 10 तक गया हूँ, तो इसका टोटल कितना आ रहा है? 55। तो मेरा हैश टोटल 55 आ रहा है, और मेरा बैच टोटल
10,000 आ रहा है, यस नो? 10,000. Yes sir. अच्छा, ये मैंने मैन्युअली कैलकुलेट कर लिया था कैलकुलेटर से, ठीक है। अब मैं सिस्टम में डेटा डालूंगा और सिस्टम से कहूंगा कि शो मी कंट्रोल टोटल्स, ठीक है, और सिस्टम दिखाएगा कंट्रोल टोटल में क्या दिखाएगा मुझे कि मेरा बैच टोटल 10,000 आना चाहिए और मेरा हैश टोटल 55 आना चाहिए। अगर तो फर्क आता है तो इसका मतलब हमने कहीं गलती की है। फॉर एग्जाम्पल बैच टोटल 10,000 के बजाय 9,000 आ रहा है, तो इसका मतलब है मैंने कोई रसीद नहीं डाली है इसमें, ठीक। Yes, sir. या 10,000 के बजाय 12,000 आ रहा है, तो इसका मतलब है कहीं मैंने कोई रसीद डुप्लीकेट ज्यादा कर दिया. ठीक है। इस तरह से हैश टोटल 55 के बजाय 59 आ रहा है, तो इसका मतलब मैंने कोई रसीद नंबर गलत डाल दी है। जी ये बात समझ आ रही है? Yes, sir. तो हैश टोटल से आपके वेरीफाई हो जाएंगे क्या अमाउंट्स, सॉरी बैच टोटल से आपके वेरीफाई अमाउंट वेरीफाई हो जाएंगे बैच टोटल से, ठीक है। और जो कंट्रोलिंग डॉक्यूमेंट नंबर है, रसीद नंबर, चेक नंबर, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, उससे वेरीफाई हो जाएंगे आपके हैश टोटल से वेरीफाई हो जाएंगे वो कि रसीद नंबर या चेक नंबर सही डले हैं या नहीं। जी एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स दिस? Yes, sir. Yes, sir. I need feedback from maximum number of people. Yes sir. स्पेशली जो लोग खामोश रहते हैं। यस सर। और भी कोई आवाज आनी चाहिए, 2-3 आवाजें और। Yes, sir. Yes चलो sir. मेरे ख्याल काफी है, आगे चलते हैं। अच्छा जी, बैच बैलेंसिंग का क्या तरीका है? एक होता है बैच रजिस्टर, उस बैच रजिस्टर में हम एंट्री करते हैं। जब कोई बैच आता है हमारे पास तो एंट्री होती है कि ये बैच इस ब्रांच से आया, इस तारीख को आया और इसमें कितने चेक, कितनी रसीदें हैं, ठीक है। और फिर जब ये बैच वापस करते हैं तो भी हम एंट्री करते हैं कि जी ये बैच की सारी रसीद जो है सिस्टम में डल गई हैं और इस बैच में 100 रसीदें थी और हम 100 की 100 वापस कर रहे हैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, ठीक है जी। तो बैच रजिस्टर आप मेंटेन कर सकते हैं। बाकी आपके पास एक चीज होती है कंट्रोल अकाउंट। अब आप लोग अकाउंटेंट हैं तो आपने देखा होगा, एक होता है सब्सिडियरी लेजर, एक होता है क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपके पास कंट्रोल अकाउंट है परचेजेस का, ठीक है, तो उसके अंदर आपके पास 10 सप्लायर से परचेजेस होंगे, यस नो? Yes sir. Yes, sir. परचेजेस का टोटल आ रहा है 10,000, परचेज का टोटल कंट्रोल टोटल आ रहा है कितना? 10,000। 10,000. आपने 1,000 की मजीद परचेजेस कर लिए हैं, तो अब आपका कंट्रोल अकाउंट कितने से अपडेट होना चाहिए? 1,000 11,000 से 11,000 हो जाना चाहिए। वेरी गुड, ठीक है जी। तो इस तरह से भी हम चेक कर सकते हैं कि बैच बैलेंसिंग हो रही है या नहीं। और एक और तरीका जो बैच बैलेंसिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं वो है कंप्यूटर एग्रीमेंट, कि हमारी मैनुअल कैलकुलेशंस और हमारी कंप्यूटर की कैलकुलेशंस मैच करनी चाहिए। गुड। लेकिन फिर भी देखिए होता क्या है, एरर्स तो हो ही जाते हैं एंट्री में, इन सारे कंट्रोल के बावजूद कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है। अब गड़बड़ हो गई तो मैं क्या करूं? तो उसके लिए एरर रिपोर्टिंग एंड हैंडलिंग मेथड्स। अच्छा अब देखिए कल जिक्र आया था एरर रिपोर्टिंग का और मैंने उस पर ज्यादा बात नहीं की थी, ठीक है। यहाँ पर अच्छी खासी बात होगी इसकी। एरर रिपोर्ट में आपको पता चल जाता है कि कौन कौन से ट्रांजैक्शन जो है उनमें एरर है, कौन कौन से ट्रांजैक्शंस में आपके पास एरर है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो 100 रसीदें आई हैं फैसलाबाद ब्रांच से, उसमें पता चला 2 रसीदों में तो अमाउंट सही नहीं लिखा हुआ, या समझ में नहीं आ रहा, या अकाउंट नंबर सही नहीं लिखा हुआ, या डेट सही नहीं लिखी हुई, या पता चला कि उसमें कोई कस्टमर का नंबर सही नहीं लिखा हुआ, या रसीद नंबर सही नहीं प्रिंट हुआ हुआ, ठीक। Yes तो ये सारी की सारी चीजें फिर एरर रिपोर्ट में चली जाती हैं। अच्छा अब जब आपके पास एरर होता है तो उसको कैसे हैंडल करें, ठीक है। आई रिपीट, कल हमने इसकी बात नहीं की थी, इसलिए नहीं की थी कि आज बहुत तफसील से बात हो रही है, तो पे अटेंशन टू इट। देखिए फर्ज कर लें कि फैसलाबाद ब्रांच से हमारे पास कल का डेटा आया, कल का डेटा जो आया उसमें 100 रसीदें आई हैं, ठीक है। अच्छा उन 100 रसीदों में से पता ये चल रहा है कि 4 रसीदें जो हैं वो उसमें मसला है,
96 सही है, 4 में एरर है, किसी में अमाउंट सही नहीं लिखा हुआ, किसी में रिसीट नंबर सही नहीं लिखा हुआ, ठीक है जी, बात समझ आ रही है? यस सर आ रही है। Yes, sir. अब मेरे पास क्या ऑप्शन है? एक ऑप्शन तो ये रिजेक्ट है कर देंगे कि रिजेक्टिंग ओनली ट्रांजैक्शंस विद एरर्स। इन 100 में से मैं 96 को एक्सेप्ट कर लूंगा और 4 को रिजेक्ट कर दूंगा। रिजेक्ट करने का मतलब ये नहीं कि रिजेक्ट कर दिया, हम इसको बाद में सही करेंगे, ठीक है, यस सर बाद में सही करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए मैंने 96 को ओके कर दिया और 4 को रिजेक्ट कर दिया, एक ऑप्शन। दूसरा ये कि मैंने कहा नहीं, इस बैच में एरर आ गया ना, पूरे के पूरे बैच को रिजेक्ट कर देते हैं, इसको हम प्रोसेस नहीं करेंगे, पहले इसके 4 ट्रांजैक्शन को सही करेंगे, 96 की 4 में एरर है, उसको सही करके एंटर करके फिर प्रोसेस करेंगे। तो फिलहाल के लिए मैंने पूरा का पूरा बैच को रिजेक्ट कर दिया है जी। एवरीबॉडी विद मी? यस सर Yes, sir. ऑप्शन है। अच्छा, मर्दाना आवाजें नहीं आ रही है जी? यस सर। गुड, आनी चाहिए ना। तीसरा क्या ऑप्शन कि मैंने कहा यार इस पूरे बैच को एक्सेप्ट कर लेते हैं, प्रोसेस कर लेते हैं, लेकिन पूरे बैच को हम सस्पेंस में रखते हैं कि यार इस बैच में कुछ ना कुछ गड़बड़ थी, ठीक है ना, 4 गड़बड़ थी, हमने प्रोसेस तो कर दिया है, रिजल्ट अपना डेटा तो अपडेट कर लिया है, लेकिन हमें पता है कि इसके अंदर गड़बड़ है और हम पूरे बैच को ही सस्पेक्ट करेंगे, ठीक है, और बाद में इसको सही करेंगे। चौथा तरीका क्या है कि मैं बैच को एक्सेप्ट कर दूं, 100 में से 96 सही है, उनको एक्सेप्ट कर लूं और 4 को मैं मार्क कर दूं कि इसमें एरर है, उसको बाद में सही करेंगे। जी, बात समझ आई? यस सर Yes, sir. तो ये आपके पास तरीके हैं, ठीक है। अच्छा, एरर करेक्शन का क्या प्रोसीजर है वो यहाँ आ रहा है, अभी हम देखते हैं, ठीक है। इससे पहले अगर हम इनपुट कंट्रोल टेक्निक्स देख लें, जब भी इनपुट हो रहा है तो एक कंट्रोल टेक्निक ये है कि आप ट्रांजैक्शन लॉग बनाएं। मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ, लॉग का मतलब है रिकॉर्ड, ठीक है। तो रिकॉर्ड होना चाहिए कि कब डेटा आया, कितना डेटा आया, कितना से फीड किया, कितना रह गया, ठीक है। तो आपके पास एक ट्रांजैक्शन लॉग होना चाहिए। एवरीबॉडी? यस सर यस सर रिकंसाइल करें हमेशा बैठ के, और रेकंसिलिएशन आप बीइंग अकाउंटेंट अच्छी तरह से समझते हैं। यस नो? यस सर यस सर ओके। अच्छा, एक और तरीका क्या है कंट्रोलिंग का कि हर चीज़ को डॉक्यूमेंट करना, ठीक है, आसान चीज़ है। एक और तरीका क्या है कंट्रोलिंग का कि एक ट्रांसमिटर लॉग बनाए। ट्रांसमिटर लॉग का मतलब है कि कोई भी चीज़ भेजें तो उसका रिकॉर्ड रखें कि ये चीज़ हमने भेजी है, ये डेटा हमने भेजा है, ये रसीदें भेजी हैं, ये इनवॉइसेस भेजी हैं। यस नो? यस सर इसके अलावा एक और भी चीज़ है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट ख़राब हो गया है तो उसको कैंसिल कर दें। कोई चेक है, कोई रिसीट है, कोई ट्रांसक्रिप्ट है, कोई डिग्री है, अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूट की बात करें, उसमें कोई ख़राबी हो गई तो उसको फौरी तौर पे काट दिया जाए। आई एम श्योर आपने देखा होगा कि आपको जो चेक होता है अगर ख़राब हो जाता है तो उसको आप काट देते हैं, उसको लिख देते हैं कैंसल्ड, यस, सो दैट नोबडी मिसयूजेस इट। यस सर अच्छा, इसके अलावा एरर हैंडलिंग का मैकेनिज्म भी आपके पास होता है। वो ये मैकेनिज्म है आपके पास। वो मैकेनिज्म क्या है कि जैसे आपके पास कोई एरर आता है किसी इनवॉइस में, चेक में, कोई भी गलती है, उसको लॉक कर लें, उसको रिकॉर्ड कर लें कि ये रसीद नंबर जो कि फैसलाबाद से आई है या हैदराबाद से आई है, इसमें ये गड़बड़ है, और फिर क्या करें, मौका मिलते ही उसे सही करें उस डेटा को, ठीक है, और फिर चेक करें कि जो करेक्शंस हैं वो वैलिड हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उन करेक्शंस को अप्रूव भी करवाएं सीनियर से या ब्रांच मैनेजर से, जो भी आदमी है, ठीक है। सर ये लॉगिंग ऑफ एरर का आपने क्या बताया? लॉगिंग मतलब रिकॉर्ड करें, जो भी एरर आया उसको रिकॉर्ड रखें, मेमोरी में थोड़ी रखते हैं हम रिकॉर्ड करते हैं कागज पे कि इस रसीद में ये एरर था, ठीक है सर, क्लियर? अच्छा जी। फिर आपने अप्रूवल ऑफ करेक्शंस करवाया और अपस्ट्रीम रीसबमिशन का मतलब है कि अब उससे, ठीक है, यस सर। अच्छा, बाज़ औक़ात ये होता है कि करेक्शन करवाने के बावजूद भी उसके अंदर एरर रह जाता है, ठीक है, अगर उसके अंदर अब भी, तो अब उसको आप डाल दें फाइल के अंदर या सीक्वेंस फाइल के अंदर, ठीक है। यस सर। और जाहिर है कि अब यही प्रोसीजर इस पे दोबारा होगा बाद में कि दोबारा इसको कलेक्ट किया जाएगा, इस ट्रांजैक्शन को, इसके अप्रूवल लिए जाएंगे। जी एवरीवन? यस सर। अच्छा जी, ग्रेट।
तो ये कहानी खत्म हुई इनपुट की। अब हम आते हैं प्रोसेसिंग कंट्रोल्स पे। हमने पढ़ने हैं 4 कंट्रोल्स, इनपुट कंट्रोल्स, प्रोसेसिंग कंट्रोल्स, स्टोरेज कंट्रोल्स एंड आउटपुट कंट्रोल्स। अब प्रोसेसिंग कंट्रोल्स में क्या है, 2 बातें करेंगे। देखिए, कुछ हैं जिन्हें हम कहते हैं एडिटिंग कंट्रोल्स या वैलिडेशन एंड एडिटिंग कंट्रोल्स। ये मेक श्योर करेंगे कि गलत नंबर जो है, सॉरी गलत ट्रांजैक्शन प्रोसेस ना हो। अगर वो इनपुट भी हो गया है तो प्रोसेस ना हो। अच्छा, एक तरीका इसका ये है सीक्वेंस चेक। सीक्वेंस चेक की बड़ी अच्छी मिसाल मैं आपको देता हूँ। बस तो वीज़ा नंबर की मिसाल भी दी हुई है, लेकिन मैं आपको एक अच्छी मिसाल देता हूँ, आसान मिसाल। फॉर एग्जांपल से हमारे इदारे के अंदर डेली वाउचर्स बनते हैं, ठीक है, और हमने एक स्कीम तय की हुई है कि डे 1 के जो वाउचर नंबर होंगे वो होंगे 0 से लेके 100 तक, 0 से लेके 99 तक, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम वाउचर कभी अगर बने भी तो वो 80-90 बनेंगे, ठीक है जी। एक सिस्टम बना लिया कि डेली के मैक्सिमम 100 वाउचर्स हो सकते हैं। तो पहले दिन के वाउचर्स जो हैं वो हैं 0 to 99। दूसरे दिन के वाउचर्स होंगे 100 to 199 गुड। तीसरे दिन के होंगे 200 to 299 200 से 299 एंड सो ऑन। समझ आ गई बात? यस सर। अच्छा, Yes, अब yes, for example, मैंने एक वाउचर डाला फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी। पहले दिन का मैंने वाउचर डाला और मैंने सिस्टम से कहा प्रोसेस करो। सिस्टम ने फिर प्रोसेस नहीं किया क्योंकि मैंने वाउचर नंबर डाला था 145। सिस्टम ने उसे रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि वो सेकंड डे का क्योंकि वो वाउचर था। सेकंड डे का वाउचर था एक मिनट आवाज दोबारा बोले। सर, क्योंकि वो वो सेकंड डे का सेकंड डे का वाउचर जी वेरी राइट, सेकंड डे के नंबरिंग है ना ये, तो सीक्वेंस आउट हो रही है, तो सिस्टम को पता है, तो सिस्टम इस डेटा को प्रोसेस नहीं करेगा, वो आपको बता देगा कि ये कोई डेटा में एरर है। यस नो? यस सर। गुड। अच्छा, लिमिट चेक। हमने फॉर एग्जांपल जो सैलरी की लिमिट फील्ड है, सैलरी की जो फील्ड है वहाँ पर हमने एक लिमिट चेक लगा दी, अपर लिमिट 1 लाख। इसका मतलब है कि अगर सैलरी 1 लाख से ज़्यादा होगी तो सिस्टम उसको प्रोसेस नहीं करेगा क्योंकि वहाँ लिमिट चेक, ठीक है। या लोअर लिमिट लगा दी है 18,000, तो अगर 18,000 से नीचे होगी तो वो प्रोसेस नहीं करेगा, ठीक है जी। लिमिट चेक समझ आती है? नोट डाउन, लिमिट चेक और रेंज चेक में एक ही फ़र्क है। वो फ़र्क यह है कि अगर आप एक लिमिट लगाते हैं, अपर लिमिट या लोअर लिमिट, तो वो कहलाता है लिमिट चेक। अगर दोनों लिमिट्स लगा देते हैं, अपर लिमिट एज वेल एज लोअर लिमिट, तो क्या बन जाता है? रेंज चेक। रेंज चेक। ठीक है जी। तो यानी अगर मैंने फील्ड सैलरी की फील्ड पे लोअर लिमिट भी लगा दी और अपर लिमिट भी लगा दी है, तो टेक्निकली आपके क्या बन गया? रेंज चेक। जी एवरीबॉडी? यस सर। यस सर। नेक्स्ट इज रीजनेबलनेस चेक। रीजनेबलनेस चेक क्या होता है कि सिस्टम चेक करता है, ये लिमिट चेक नहीं है, ये रेंज चेक नहीं है। रीजनेबलनेस चेक में वो चेक करता है कि जो डेटा है वो रीजनेबल है या नहीं। मिसाल लेते हैं, फॉर एग्जांपल आप एक बेकरी पे जाएं, एक कॉन्फेक्शनरी पे जाएं और वहां आप जाके कहें कि मुझे 100 ब्रेड्स दे दें, तो वो आपसे पूछेगा 100 ब्रेड्स। क्यों पूछा उसने? इसलिए कि रीजनेबल नहीं। हाँ, लोग आते हैं 1 2 3 4 ब्रेड्स देते हैं, 100 ब्रेड्स, ठीक, तो वो कंफर्म करता है क्योंकि रीजनेबल नहीं लगा उसको। वो मना नहीं करेगा, आपको 100 ब्रेड्स दे देगा, लेकिन कंफर्म करेगा। यस नो? यस सर। इसी तरह सिस्टम में भी अगर फॉर एग्जांपल आपने लिख दिया 100 ब्रेड्स, तो सिस्टम पूछेगा 100 ब्रेड्स, आपने कंफर्म किया यस, तो वो उसको प्रोसेस करेगा। यस नो? यस सर। यस सर।
क्योंकि सिस्टम को पता है कि आमतौर से 2, 3, 4 ब्रेड्स जाती हैं, 100 ब्रेड इज नॉट अ रीजनेबल नंबर, लेकिन वो मना नहीं कर रहा। लिमिट और रेंज चेक में तो आप देखिए वो रोक देता है, यहाँ रोकेगा नहीं, सिर्फ कंफर्म करेगा। अच्छा, फिर एक चीज आती है टेबल लुकअप। टेबल लुकअप का मतलब ये है, टेबल का मतलब है फाइल, हम देख चुके हैं फाइल को टेबल भी कहते हैं। फाइल को आप टेबल भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको लेटर, हाँ चलिए आसान एग्जाम्पल लेते हैं। कभी आप लोग ICA में जाएं या बैंक जाएं, अपने जैसे ही वो अकाउंट नंबर डालता है, तो अकाउंट नंबर डालते ही जो है वो चेक करता है कि क्या ये अकाउंट नंबर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। ऐसा होता है? यस सर होता ICA है। में कि आपने अपना रोल नंबर बताया, ऐसे रोल नंबर डाला, तो सिस्टम ने चेक किया कि रोल नंबर एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर तो एग्जिस्ट करता है तो क्या करेगा, आपका डेटा स्क्रीन पर आ जाएगा। यस। और अगर एग्जिस्ट नहीं करता, फॉर एग्जांपल अब एक बंदा जा कहता है मेरा रोल नंबर ये है और मुझे जो है मेरा ट्रांसक्रिप्ट दे दें। तो जैसे ही रोल नंबर डाला, सिस्टम ने चेक किया कि ये स्टूडेंट एग्जिस्ट करता है, तो उसकी ट्रांसक्रिप्ट को प्रोसेस कर देगा। और अगर वो रोल नंबर वैलिड नहीं है तो वो उसकी ट्रांसक्रिप्ट को प्रोसेस नहीं करेगा। तो टेबल लुकअप का मतलब वो जाके फाइल में चेक करता है कि ये जो आईडी, रोल नंबर या अकाउंट नंबर या CNIC नंबर जो भी डाला गया है वो सिस्टम में एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो बिफोर प्रोसेस, ठीक है। अच्छा, फिर एक है डुप्लीकेट चेक। डुप्लीकेट चेक में क्या है, जैसे ही आप सिस्टम में डेटा डालते हैं तो सिस्टम चेक करता है कि रिकॉर्ड पहले से मौजूद तो नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऐसा मुमकिन है कि कोई ICA में डबल रजिस्ट्रेशन करवा ले? नो सर। तो सिस्टम जो प्रोसेस करेगा, फॉर एग्जांपल एक ने रजिस्ट्रेशन करवा ली, उसका डेटा हमने डाल दिया, अब सिस्टम ने उसका प्रोसेस किया ताकि उसका कार्ड वर्ड जनरेट हो, डिटेल्स जनरेट हो, तो सिस्टम ने चेक किया कि यार ये रिकॉर्ड तो पहले एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये आपके पास कहलाता है डुप्लीकेट चेक। अच्छा, कंप्लीटनेस चेक सबसे आसान है, सबने देखा हुआ है। आपने देखा होगा जब डेटा एंट्री हो रही है तो उसमें कुछ स्टार्स लगे होते हैं, उसमें लिखा होता है रिक्वायर्ड। वो अगर आप नहीं भरेंगे तो फॉर्म प्रोसेस नहीं होगा। यस नो? यस सर ये फिर बता दें। आपने कभी नेट पे डेटा डाला है कोई अपना अकाउंट खोलने के लिए? जी डाला है, नहीं डाला? सर मुझे आपकी बात नहीं समझ रही, क्या बोला आपने? मैं ये कह रहा हूँ कि कभी आपने नेट पे कोई फेसबुक का अकाउंट खोला या कोई भी अकाउंट आपने ईमेल का बनाया, तो उसमें कुछ फील्ड्स पे सितारे लगे हुए थे। यस सर। अगर आपने उनको खाली छोड़ दिया तो क्या सिस्टम ने आपका अकाउंट प्रोसेस किया? प्रोसेस अगर छोड़ दें तो? मैं कह रहा हूँ अगर आप उन फील्ड्स को, फॉर एग्जांपल नाम की फील्ड को खाली छोड़ दें, तो क्या सिस्टम एक्सेप्ट करता है? नहीं सर, वो नहीं करता, वो यही कंप्लीटनेस चेक है। ओके। अच्छा, लॉजिकल रिलेशनशिप चेक। लॉजिकल रिलेशनशिप चेक ये है कि सिस्टम दो फील्ड्स को चेक करता है कि वो आपस में लॉजिक वो सही है या नहीं सही। फॉर एग्जांपल आपने डेट ऑफ बर्थ में डाला कि मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1990 की फॉर एग्जांपल, और एज में आपने डाल दिया 40 साल। जी ये लॉजिकल बात आगे नहीं प्रोसेस क्या ये लॉजिकल बात है? नो नो सर में पैदा हुए हैं तो आपकी उम्र 30 साल बनती है, आपने 40 डाल दी, ठीक है। तो देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग, मे बी थोड़ा सी फनी एग्जांपल भी है। ऊपर नाम में आपने टाइटल डाला मिस्टर, ठीक है, और नीचे आपने जेंडर में लिख दिया फीमेल। अब ये चीजें आपस में कनेक्ट नहीं होती। यस नो? यस सर। तो आपने टाइटल गलत डाला है या फिर आपने जेंडर गलत डाला है, ठीक है, तो वो प्रोसेस नहीं करेगा, ठीक। अच्छा, इसके अलावा आपके पास एक चीज है वैलिडिटी चेक। वैलिडिटी चेक ये देखता है कि डेटा वैलिड है या नहीं। फॉर एग्जांपल आप देखा हो कुछ जगहों पे नाम है, फॉर एग्जांपल नाम में आप अगर नंबर डालेंगे तो सिस्टम उसे एक्सेप्ट नहीं करता, या वैलिडिटी लिखी हुई उसमें अल्फाबेट डालेंगे तो सिस्टम उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। जी। इजी।
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आई नीड थोड़ी सी अटेंशन। अगर आपने थोड़ी सी अटेंशन दी तो ये 5 मिनट की चीज़ है, और अटेंशन नहीं दी तो टेंशन हो जाएगी। Yes. चेक डिजिट पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसको समझते हैं। और इसमें आपने कई स्टेप्स हैं, हर स्टेप पे आपने मुझे ओके करना है, और हर स्टेप पे ओके नहीं करेंगे तो आगे गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन चेक डिजिट का काम क्या है? इट इज़ यूज्ड टू चेक द ट्रांसपोजिशन एरर। ट्रांसपोजिशन एरर क्या होता है कि नंबर आगे पीछे हो जाए। फॉर एग्जांपल आपका अकाउंट नंबर था 4378, लेकिन बाय मिस्टेक डाल दिया 4738, तो ये ट्रांसपोजिशन एरर है कि 37 आगे पीछे हो गए। एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जी सर। अब अगर ट्रांसपोजिशन एरर होगा तो चेक डिजिट उसे पकड़ लेगा, ठीक है। अच्छा, Yes, अब sir. चेक डिजिट के बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन जो सबसे पॉपुलर मेथड है वो है मॉड्यूलस 11, तो मैं उसी का जिक्र करूंगा, ठीक है। अब मिसाल लेते हैं, एंड आई टेल यू इसमें कई स्टेप्स हैं, तो सब ने मेरे साथ चलना है। लेट्स से कि आप बैंक गए और आपने बैंक में जाके कहा कि मुझे अकाउंट खोलना है। मैंने कहा ठीक है, खोलें अकाउंट। अब देखो बैंक अकाउंट में डैश के बाद एक नंबर होता है Yes, sir. आखिर में। Yes, sir. कुछ चेक डिजिट है। अब कैसे काम करता है? ज़ाहिर है सारा का सारा काम फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में होता है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ तो मुझे कई मिनट लगेंगे। आपका डेटा डाला गया सिस्टम में, सिस्टम ने चेक किया कि आखिरी अकाउंट नंबर था 4377। Yes, sir. तो अब आपका अकाउंट नंबर क्या होगा? 4378, 8 हो जाएगा। ठीक है जी। आपका अकाउंट नंबर Yes, क्या होगा? 4378। 8. अच्छा, यहाँ पर एक और नंबर लिखा हुआ आएगा जो फिलहाल नहीं है, ठीक है। जैसे लेकिन सिस्टम में फौरन आ जाएगा, जैसे ही वो आपको बताएगा आपका अकाउंट नंबर है 4378, तो यहाँ पर एक नंबर भी लिखा हुआ आ जाएगा जो कि अभी नहीं है, हम उसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक। अच्छा, ये नंबर सिस्टम कैसे कैलकुलेट करता है? ये नंबर सिस्टम कैसे कैलकुलेट करता है जी? सिस्टम ये करता है कि जो आपका अकाउंट नंबर है, आपका अकाउंट नंबर है एक्चुअली 4378 डैश एक अननोन नंबर, ठीक है। Yes, sir. क्या करता है? हर नंबर को उसकी पोजीशन से मल्टीप्लाई करता है। ये अननोन नंबर पहले नंबर पे है तो उसको 1 से मल्टीप्लाई किया, ये दूसरे नंबर पे है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ये तीसरे नंबर पे है तो उसे 3 से मल्टीप्लाई किया, और 4 से और 5 से। एवरीबॉडी विद मी? Yes, sir. Yes, sir. देखिए, हर स्टेप पे आपने क्लियर रहना है, वरना फिर गड़बड़ हो जाएगी, मैं शुरू से बात करनी पड़ेगी। एवरीबॉडी इज क्लियर? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ठीक, तो इसका जवाब आ जाएगा। जवाब क्या है? 4 5 are 20, 4 3 are 12, 3 7 are 21, 2 8 are 16, and unknown multiplied by 1 unknown, ठीक है जी। फिर इन सबको आप टोटल कर लें, तो इन सबका टोटल क्या आ गया? 69 प्लस एक अननोन नंबर, ठीक है जी। Yes, sir. अननोन नंबर कैसे निकलेगा? हमने भी कहा कि जो मेथड हम यूज कर रहे हैं ये है मॉड्यूलस 11। तो इसमें जो भी नंबर है ना, जो फाइनल नंबर है वो डिविजिबल बाय 11 होना चाहिए, वो डिविजिबल बाय 11 होना चाहिए। अब आप बताएं कि 69 में क्या ऐड हो कि ये डिविजिबल बाय 11 हो जाए? सर 8 कर दें। 8 को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? 77, ठीक है। और 77 डिविजिबल बाय क्या है? 11। यस नो? बस यही किया है। तो मेक दिस 69 डिविजिबल बाय 11 बाय एडिंग 8। तो अब आपका जो अकाउंट नंबर है ना वो है 4378-8, ठीक है ना। ये जो आपका अकाउंट नंबर है इसमें पता चल गया अननोन नंबर क्या है? 8, ठीक है। अच्छा, ये पूरा प्रोसेस जो मैंने आपको बताया सिस्टम कैसे कैलकुलेट करता है, और मुझे कई मिनट लग गए वहां, तो ये 1 सेकंड लगा होगा। यस नो? जब ये अकाउंट नंबर लिखा हुआ आया होगा स्क्रीन पर, तो एक्चुअली लिखा हुआ आया होगा 4378-8। एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन पीछे ये सारा प्रोसेस हुआ है जो कि फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड के अंदर हो गया होगा, ठीक। Yes, तो sir. बैंक ने आपसे कहा कि आपका अकाउंट नंबर है 4378-8। 8.
एवरीवन? यस सर। अब आप चले गए, ठीक है। अच्छा फिर अब 1-2 दिन के बाद आया, आपने कहा कि जी मुझे अपना चेक डालना है, निकालना है, जो भी है। तो आपने कहा जी मेरा अकाउंट नंबर ये है, और ऑपरेटर ने आपका अकाउंट नंबर जो है 4378 के बजाय डाल दिया क्या? 47388। 4738। ठीक। तो जैसे ऑपरेटर ने ये डाला, सिस्टम ने कहा इनवैलिड अकाउंट नंबर। यस सर। जैसे ही डाला स्क्रीन पे आ गया इनवैलिड अकाउंट। लेकिन इनवैलिड अकाउंट कैसे आया? सिस्टम ने पीछे एक कैलकुलेशन की होगी, यही कैलकुलेशन दोबारा की होगी, और ज़ाहिर है वो फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में हो गई होगी, लेकिन मुझे आपको दिखाना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। सिस्टम ने क्या किया कि यही कैलकुलेशन दोबारा की, हर नंबर को मल्टीप्लाई किया उसकी पोजीशन से। यस नो? यस सर। यस सर। तो जवाब क्या आया? 81। 81। 81। 81 11 से डिविजिबल नहीं है। नहीं है। इसका मतलब है सिस्टम ये समझ गया कि इसमें कोई नंबर आगे पीछे हो गया। जी ये बात समझ आई? यस सर। यस सर। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स? यस सर। यस सर। यूं जो है आपका चेक डिजिट काम करता है और ट्रांसपोजिशन एरर आपका पकड़ा जाता है। जी एवरीबॉडी? यस सर। यस सर। यस सर। अब दूसरी चीज हम पढ़ रहे हैं कि अगर कोई गड़बड़ हो जाती है प्रोसेसिंग कंट्रोल प्रोसीजर, तो प्रोसेसिंग के कंट्रोल प्रोसीजर्स क्या है कि अगर कोई डेटा में गड़बड़ है और प्रोसेस नहीं हो रहा तो उसे क्या करें आप? एडिट करके सही कर लें। यस सर? यस सर। दूसरा तरीका ये है कि आप मैनुअल रीकैलकुलेशन भी करके भी चेक कर सकते हैं कि सिस्टम की कैलकुलेशन और आपकी कैलकुलेशन सही है या नहीं सही। ठीक है? यस सर। तीसरा आप कर सकते हैं रन टू रन टोटल्स। अच्छा अभी कितने लोगों को रन टू रन टोटल्स का पता है जी? सबको पता है, लेकिन आप किसी और नाम से जानते हैं। देखिए अगर आप कोई स्टेटमेंट देखते हैं, आप अकाउंटेंट हैं तो आपने कहा फॉर एग्जांपल आपके पास डेट वाइज डेबिट क्रेडिट आ रहा है और साइड में आपके पास एक रनिंग बैलेंस आ रहा होता है। यस नो? यस सर। ये डेबिट हो गया तो बैलेंस ये हो गया, अगले दिन कुछ क्रेडिट हो गया तो बैलेंस ये हो गया। यस नो? यस यस Yes, sir. दैट इज कॉल्ड रन टू रन टोटल। वो रनिंग बैलेंस क्या कहलाता है? रन टू रन टोटल। अच्छा इसका फायदा क्या है? उसका फायदा ये है कि अगर किसी एक जगह पे बैलेंस में गलती हो गई है तो उससे आगे सारे बैलेंसेस गलत आएंगे। यस नो? यस सर। यस सर। एवरीवन? यस सर। यस ये भी एक सर। check करने का तरीका है। इसके अलावा एक तरीका है कि हम सिस्टम को प्रोग्राम कर दें और सिस्टम खुद ही अपने आप को चेक करता रहता है। प्रोग्राम कंट्रोल्स हैं। प्रोग्राम कंट्रोल का मतलब है सिस्टम में हमने कंट्रोल लगा दिया है कि जब भी वैल्यूज आएंगी उनको कैलकुलेट करेगा और रिकैलकुलेट करके कंफर्म करेगा। तो प्रोग्राम कंट्रोल आप सिर्फ इतना समझें कि ये कंट्रोल ऐसा है जो सिस्टम खुद ही करेगा। ये कंट्रोल ऐसा है जो सिस्टम खुद ही करेगा, हमने प्रोग्राम कर दिया हुआ है और सिस्टम खुद ही चेक करता रहेगा कि क्या चीज़ गलत है क्या चीज़ सही है। गलत है। ठीक है जी? अच्छा फिर एक और चीज़ है रीजनेबलनेस वेरिफिकेशन ऑफ कैलकुलेटेड अमाउंट्स। इसके एक मज़े की एग्जांपल है रीजनेबल वेरिफिकेशन ऑफ कैलकुलेटेड अमाउंट्स। मैं ये कह रहा हूँ आपसे और आप लोग मुझे बताएंगे कि सही है गलत। आईसीएमए की जो मंथली इनकम है वो 10 करोड़ रुपए है। सही गलत? गलत है सर। कैसे कह दिया आपने? बहुत ज्यादा है इसलिए। आपने चेक मतलब किया? अमाउंट ज्यादा है इसलिए। नहीं आपने सर चेक किसी किया? बेस पे करेंगे ना। नहीं आपने चेक किया? नहीं तो फिर कैसे कह दिया आपने? सर चेक आपको रीजनेबल नहीं लगा ना ये? ओके। क्या ख्याल है?
ठीक सही 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 ठीक समझ आ है, गया। Yes, sir. ये कॉन्सेप्ट है कि एक रिपोर्ट आई, रिपोर्ट आप मेरे पास लेकर आए और आपने कहा सर इस महीने हमारा इतना बिजनेस हुआ है। मुझे पता है हर महीने कितना बिजनेस होता है। मैंने कहा यार ये अमाउंट मुझे गड़बड़ लग रहा है, यानी यस सर। टोटल मुझे सही नहीं लग रहा। ठीक, तो ये भी एक कंट्रोल प्रोसीजर है कि सीनियर्स जो है वो चीज़ों को देखते हैं और अंदाजा हो जाता है कि यार ये चीज़ सही है, ये चीज़ सही नहीं है, जाओ दोबारा करो उसको। गेटिंग? यस तो ये सर। रीजनेबल। Yes, sir. अच्छा, इसके अलावा एक और भी तरीका ये कि लिमिट चेक्स ऑन कैलकुलेटेड अमाउंट्स। हमने कहा जी इस हर महीने डिस्काउंट हम दे सकते हैं मैक्सिमम 1 लाख का। गेटिंग? यस तो सर। Yes, sir. वैल्यू इस महीने आ रही है 1 लाख से ज्यादा, तो फिर हम उसे बैठ के करेक्ट करेंगे, चेक करेंगे, क्योंकि ये हमारे सिस्टम में अलाउड नहीं है, हमारी नहीं। पॉलिसी नहीं है। नहीं है। ठीक है। Yes, sir. अच्छा, इसके अलावा आप कर सकते हैं रिकंसिलिएशन ऑफ फाइल टोटल्स। फाइल में 1000 कस्टमर्स हैं और उन 1000 कस्टमर ने अब तक हमसे 10 करोड़ की चीजें ली हैं। ठीक है। यस सर। अब एक कस्टमर मैंने और डाल दिया उसके अंदर, तो कितने कस्टमर हो जाने चाहिए? से 1001। 1001। और इस कस्टमर ने एक ही ऑर्डर के अंदर 1 करोड़ की चीजें ले ली हैं, तो बैलेंस कितना हो जाना चाहिए फाइल के अंदर? साल के अंदर अभी 2 करोड़ पहले हो 10 गए। करोड़ था, पहले 10 करोड़ था अच्छा इस सॉरी, कस्टमर, तो अब 11 करोड़ हो जाना चाहिए। यस ना? 11 करोड़ हो गए। ठीक है जी। Yes, sir. यस तो सर। अगर फाइल में यही सारी चीजें आ रही तो इसका मतलब है ठीक है सब कुछ। फिर एक और तरीका है, दैट इज कॉल्ड एक्सेप्शन रिपोर्ट्स। अच्छा, एक्सेप्शन रिपोर्ट का मतलब ये है कि सिस्टम में अगर कभी भी कोई एक्सेप्शन होती है, अच्छा एक्सेप्शन का मतलब ये नहीं है अच्छा या बुरा, नॉर्मल से हट के कोई भी चीज़ है तो एक्सेप्शन है। हमारे एवरेज 100 ट्रांजैक्शंस होते हैं पर डे, 80 90 100 110। एक दिन 20 ट्रांजैक्शंस हो गए, क्या ये एक्सेप्शन है? यस सर। एक दिन 400 ट्रांजैक्शंस हो गए, क्या ये एक्सेप्शन है? यस सर, नॉर्मल आपने बोला, नॉर्मल से हट के, नॉर्मल ठीक है ना? ट्रांसफर। तो एक्सेप्शन यस सर। रिपोर्ट में इस किस्म की चीज़ें आ रही होती हैं जो नॉर्मल से हटकर होती हैं, तो वो हाईलाइट हो जाती है, उनको आप चेक कर लेते हैं कि यार ये गड़बड़ तो नहीं है कोई। ठीक है जी। यस सर। Yes, sir. अच्छा, थोड़ा सा ब्रेक ले लें, आपको ब्रेक की ज़रूरत होती है, तो टेक अ ब्रेक, 5 मिनट्स ब्रेक। तो तकरीबन आपसे मिलते हैं कोई 3:40 के बाद। ठीक है। ओके सर। Okay, sir. थैंक यू। ओके।
चलो जी, I believe everybody is back. जी, people are back. Yes, sir. Yes, sir. चलें, great. ऐसे इनपुट कंट्रोल्स हुए, प्रोसेसिंग कंट्रोल्स हुए, लेट्स टॉक अबाउट आउटपुट कंट्रोल्स. पहले आप आउटपुट कंट्रोल का सेंट्रल आइडिया देख लें कि एक्यूरेट आउटपुट हो और वो आउटपुट किसके पास जाए? Authorized people. सिर्फ ऑथराइज्ड लोगों के पास, और किसी के पास ना जाए. ठीक है, तो ये आउटपुट कंट्रोल्स का सेंट्रल आइडिया. कंट्रोल्स कौन कौन से हैं आपके पास? एक तो ये कि जितने भी Logging and आपके पास storage. of negotiable, sensitive and critical forms in a secure place, जो भी ऐसा डॉक्यूमेंट है जो इम्पोर्टेंट है, चेकबुक है, डिग्री का है, मार्कशीट का ट्रांसक्रिप्ट है, रसीद है, ऐसा कोई भी जो सेंसिटिव डॉक्यूमेंट है उसको संभाल के रखें ताकि वो मिसयूज़ ना हो. और आपको पता होना चाहिए कि आपके पास ये कितनी डिग्रीज पड़ी हुई हैं, कितनी इनवॉइसेस पड़ी हुई हैं, ताकि कोई गुम जाए तो आपको पता चल जाए. यस नो? Yes, sir. इसके अलावा दूसरा कंट्रोल ये है कि हर चीज़ कंप्यूटर से जनरेट करें. ठीक, तो मैनुअल कॉन्सेप्ट ख़त्म करते हैं, कंप्यूटर जनरेशन ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट्स. और ज़ाहिर उस पर ये भी लिखा होता है कि दिस डॉक्यूमेंट डज नॉट रिक्वायर एनी सिग्नेचर. ठीक है, या अगर उस पर साइंस भी हो तो इलेक्ट्रॉनिक साइन हो. आई एम श्योर सब लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक साइन देखे. और इलेक्ट्रॉनिक साइन से मतलब है कि आपने अपने साइन स्कैन करके डाल दिए जैसे आपके शनाख्ती कार्ड पर डाले हुए. यस नो? Yes, Yes, sir. sir. अच्छा जी, अगला क्या है? केयरफुल रिपोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन. मेक श्योर कि रिपोर्ट जो है सिर्फ ऑथराइज्ड लोगों के पास जाए, अनऑथराइज्ड लोगों के पास ना जाए. ठीक है, इसके अलावा रिपोर्ट में जो भी टोटल्स आ रहे हैं उनको रिकंसाइल करें. ठीक है, और रेकंसिलिएशन और बैलेंसिंग पीछे हम पढ़ भी चुके हैं. जो भी रिपोर्ट आप भिजवा रहे हैं उसकी एक कॉपी अपने पास रखें. ठीक है, आसान सी बात है. जो भी रिपोर्ट किसी को दें उससे एक्नॉलेज करवा लें कि रिपोर्ट आपने रिसीव कर ली है. ठीक है, और अगर किसी रिपोर्ट में कोई एरर है तो उस एरर को सही करें. ठीक है, बाज़ औक़ात एरर ऐसा हो सकता है कि उसको आप हाथ से ही सही कर लें, सही कर लें, स्टैम्प लगा दें उसके ऊपर. ठीक है, इसके साथ ये चीज़ें. Sir. Okay. Let us see storage controls. Storage या data file controls. तो एक तो कंट्रोल है बिफोर एंड आफ्टर रिपोर्टिंग, जो मैं आपको कई दफ़ा मिसाल दी कि पहले फाइल में 10 रिकॉर्ड थे, अब प्रोसेस करने के बाद आपने 2 रिकॉर्ड और डाले हैं तो कितने हो जाने चाहिए? 12 हो जाने चाहिए. 12 हो जाएंगे. पहले पता चला कि टोटल फाइल का जो अमाउंट था वो 1 लाख था, 1 लाख आपने और डाल दिया तो कितना हो जाना चाहिए? 2 लाख. 2 लाख. इसके अलावा फाइल की आप मेंटेनेंस करते रहें, फाइल को चेक करते रहें कि इसके अंदर कोई गड़बड़ तो नहीं है, कोई गलत डेटा तो नहीं आ गया. ठीक है, अगर कोई एरर आ गया तो उसको सही करें. इसके अलावा फाइल को कोई भी अगर मेंटेन कर रहा है, देख रहा है, सही कर रहा है, उसमें कोई अपडेट कर रहा है तो वो बंदा ऑथराइज्ड होना चाहिए. वो बंदा ऑथराइज्ड होना चाहिए. इसके अलावा मेक श्योर कि जो ऑथराइज्ड बंदा है उसके अलावा किसी का एक्सेस ना हो फाइल पे. अब ऐसे गलतियां हो जाती हैं कि हमने अननेसेसरी एक्सेस दे दिया किसी को फाइल पे, ऐसा नहीं होना चाहिए. ठीक है, इसके अलावा जो भी सोर्स डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी एक कॉपी अपने पास रखें ताकि कभी कोई गड़बड़ हो जाए तो आप सोर्स डॉक्यूमेंट से वेरीफाई कर सकें कि ये डेटा यहाँ से लिया गया था तो ये डेटा सही था या नहीं.
जी एवरीवन? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, इंटरनल एंड एक्सटर्नल लेबलिंग करें आप। इंटरनल एंड एक्सटर्नल लेबलिंग। तो आप सब लोगों ने ICMA में फिजिकल क्लासेस तो ली है ना? Yes, Yes, sir. sir. इज एनीवन जो जब से ज्वाइन किया हो तो ऑनलाइन ही ज्वाइन किया हो? सर ऐसा है ऑनलाइन ज्वाइन किया है। सर यस सर किया। अच्छा, हर क्लासेस ली हैं, क्या है? ली हैं यानी कि क्लासेस अटेंड की हैं। अच्छा, चले जो नहीं भी अटेंड किया वो समझ जाएंगे। आपके पास अटेंडेंस फाइल आती है। Yes, sir. अच्छा, एक फॉर एग्जांपल टीचर का आप सब्जेक्ट ले रहे हैं, उन टीचर की अटेंडेंस फाइल आई और टीचर ने फाइल खोली और अटेंडेंस ले ली 1, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और अटेंडेंस हो गई और चले गए। Yes, sir. इसमें कोई आपको लग रहा है गड़बड़ हो गई क्या? No, sir. नहीं हुई? हो सकता है सर, फिर बाद में आया। वो रोल नंबर वाइज ही अटेंडेंस मार्क होगी ना। भाई देयर इज अ पॉसिबिलिटी किसी कि भी मार्क कर सकता फाइल है। के ऊपर लिखा हुआ था MIS, ठीक है, जी और सर। अंदर अटेंडेंस शीट लगी हुई थी EM की, और हाँ, टीचर ये हो ने सकता है। तो गलत डेटा हो गया ना, स्टोर हो गया। Yes, 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 no? sir. ये हो सकता है ये सर। तरीका ये हो सकता है कि अगर बाहर लिखा हुआ है MIS तो फाइल के अंदर जो अटेंडेंस शीट लगी हुई है उसके ऊपर भी क्या लिखा हुआ हो, MIS. फिर ये गलती नहीं होगी। यस नो? Yes, Yes, sir. sir. अब आप सोचिए, मैंने किसी को CD पे या USB पे डेटा डाल के दे दिया और मैंने उसके ऊपर लिख दिया 2019 का डेटा है, अंदर उसको जब चलाया बचा उसमें 2018 का डेटा है। यस नो? Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. तो लेबलिंग सही करनी चाहिए, फाइल की लेबलिंग सही करनी चाहिए। सही करेंगे। अगर CD पे USB पे कहीं डेटा शेयर कर रहे हैं तो मेक श्योर कि उसका एक्सटर्नल लेबल जो आपने हाथ से लिखा है और उसका इंटरनल लेबल दोनों सेम हो। ठीक है एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, फाइल का Sir. वर्जन भी सही होना चाहिए। कल हमने इसकी बात की थी, पता चला कि हमारे पास जो डेटा फाइल है स्टूडेंट्स की, वर्जन 1 में हमारे पास स्टूडेंट्स के ईमेल्स नहीं थे, ईमेल का कॉलम नहीं था। ठीक है, और जो वर्जन Yes, 2 sir. उसके अंदर हमने एक कॉलम ऐड कर लिया हुआ स्टूडेंट ईमेल। यस, Yes, sir. तो Yes, हमेशा sir. मेक श्योर करें कि वर्जन 2 फाइल यूज हो रही है। ऐसा ना हो कि पता चला किसी ने प्रोसेसिंग करते वक्त वर्जन 1 फाइल यूज कर ली तो ज़ाहिर उसके अंदर सारी चीज़ें नहीं हैं, तो प्रोसेसिंग स्टेटमेंट्स गलत बन सकते हैं। यस नो? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, इसके अलावा एक और भी तरीका है, अगर कोई गड़बड़ है तो आप 1-on-1 चेकिंग करें। 1-on-1 का मतलब है एक एक रिकॉर्ड को चेक करें। बात सूरत हाल ऐसी हो सकती है कि आपको एक एक रिकॉर्ड चेक करना पड़ जाए। यस नो? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, इसके अलावा ट्रांजैक्शन लॉग होना चाहिए, और हम कई दफ़ा बात कर चुके हैं लॉग का मतलब क्या होता है? रिकॉर्ड। ठीक है, Record. ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। क्या बेचा, किसको बेचा, कितने में बेचा, Yes, sir. क्या चेक आया, कब आया, कितने अमाउंट का चेक आया, क्या चेक नंबर था, क्या डेट थी। ठीक है? Yes, sir. अच्छा, इसके अलावा अब एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, कंट्रोल्स फॉर ट्रांजैक्शन इंटीग्रिटी इन अ डेटाबेस। इंटीग्रिटी का मतलब होता है ऑनेस्टी। तो डेटा की ऑनेस्टी ये है कि वो सही हो। ठीक है, तो उसके लिए 4 कंट्रोल्स हैं डेटाबेस के। एक है एटॉमिसिटी, एक है कंसिस्टेंसी, एक है आइसोलेशन, एक है ड्यूरेबिलिटी। अच्छा, जैसे आपका पहला लेटर लें ACID तो बनता है एसिड। तो हम कह सकते हैं ट्रांजैक्शन इंटीग्रिटी के लिए जो कंट्रोल है वो है एसिड। एसिड का मतलब क्या है? Atomicity, consistency, जी, isolation, एसिड इज एटॉमिसिटी, durability. consistency, isolation and durability. Durability.
अच्छा जी, अब ये क्या है जी, एटॉमिसिटी का मतलब है, अच्छी बात हमने पहले भी की हुई जब डेटाबेसेस पढ़ रहे थे, वहाँ ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया था, कॉन्सेप्ट में देखा था कि अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है या तो वो पूरा हो या ना हो। मैंने एक मिसाल आपको दी थी कि सेल फोन अगर बिल्कुल डेड पड़ा हुआ है, कॉल आती है और कॉल आते ही वो बंद हो जाता है, तो भी वो रिकॉर्ड कर लेता है कि किसकी कॉल आई, किस दिन, किस वक्त कॉल आई। यस नो? यस सर। या तो वो तीनों चीजें रिकॉर्ड करेगा या वो कुछ भी नहीं करेगा, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करेगा। वेरी गुड। ये नहीं करेगा कि नंबर रिकॉर्ड कर लिया, डेट टाइम रिकॉर्ड नहीं किया, क्या नहीं? तो ये कहलाती है एटॉमिसिटी कि या तो काम हो तो पूरा हो वरना कुछ भी ना हो। अच्छा, कंसिस्टेंसी का मतलब है all integrity conditions in the database are maintained. इसका क्या मतलब है? पीछे भी हमने बहुत सारे चेक्स पढ़े हैं, लिमिट चेक है, रेंज चेक है, ठीक है ना, बहुत सारे चेक्स पढ़े। यस नो? यस। कंप्लीटनेस चेक है, रीजनेबलनेस चेक है। अच्छा मैं अगर मैन्युअली काम कर रहा हूँ तो हो सकता है मेरे पास 50 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स पे मैंने सारे चेक्स लगाए, किसी पे एक आध चेक मिस कर दिया। यस नो? यस सर। लेकिन सिस्टम में ऐसा नहीं होगा, और इसी का नाम है कंसिस्टेंसी, कि जितना भी हम डेटा डालेंगे, जितना भी डेटा प्रोसेस करेंगे, उस पर सारे चेक्स लगेंगे। अगर एक चेक फॉर एग्जांपल हमारे 10 चेक्स हैं, कुछ लिमिट चेक है, कुछ रेंज चेक है, हर स्टूडेंट पे अप्लाई होंगे। ऐसा नहीं कि किसी पे अप्लाई हो, किसी पे अप्लाई ना हो। तो ये है कंसिस्टेंसी, ठीक है जी? यस सर। अच्छा, फिर आइसोलेशन। मैन्युअली अगर मैं काम कर रहा हूँ, मेरे पास 10 स्टूडेंट्स की फाइल है या 10 कस्टमर्स की फाइल है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक स्टूडेंट का, एक कस्टमर का एक कागज किसी और स्टूडेंट या कस्टमर की फाइल में लग जाए। यस नो? यस सर। सिस्टम में ऐसा नहीं है। सिस्टम में हर स्टूडेंट का, हर एम्प्लॉय का, हर कस्टमर का, हर सप्लायर का डेटा अलग अलग ही रहेगा, कभी वो डेटा मिक्स नहीं होगा। ये कंट्रोल है। करें? यस सर। एंड ड्यूरेबिलिटी का मतलब ये है कि डेटाबेस जो है, पर हार्डवेयर ख़राब हो गया या सॉफ्टवेयर ख़राब हो गया, आपका डेटाबेस ख़राब नहीं होगा। हार्डवेयर ख़राब हो गया, हार्ड डिस्क ख़राब हो गई या सॉफ्टवेयर ख़राब हो गया, सॉफ्टवेयर क्रैश कर गया, तो उसके अंदर ऐसा कंट्रोल लगा हुआ है कि आप फिर भी अपने डेटाबेस को रिकवर कर सकते हैं। जी, एवरीबॉडी? यस सर। ग्रेट। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या है जी? अब चेक लिस्ट आ गई है, अब फिर ऑडिट वाला काम शुरू हो गया। अब आपने ये चेक करना है, वो चेक करना है, ठीक है जी? अब हार्डवेयर को चेक करना है, हार्डवेयर को रिव्यू करना है, तो उसके लिए एक चेकलिस्ट है, पढ़ लेते हैं, ठीक है जी? तो ये आपको कॉन्सेप्ट कल क्लियर हो चुका है कि आईएस ऑडिटर काम होता है कि चीज़ों को चेक करें, ठीक? तो अब फॉर एग्जांपल अगर आपका हार्डवेयर एक्विजिशन, और मैंने आपसे कहा था ये बड़ा जल्दी इसलिए हो जाएगा कि आपके पास सेंट्रल आइडिया मौजूद है। अगर एक इदारा हार्डवेयर एक्विजिशन प्लान कर रहा है, तो आईएस ऑडिटर का काम क्या है कि वो इन चीज़ों को चेक करे कि जी जो हार्डवेयर का प्लान बनाया गया है, क्या वो बिजनेस रिक्वायरमेंट के मुताबिक है या नहीं, ठीक? क्या ये प्लान आपके बिजनेस प्लान के मुताबिक अपडेट होता है या नहीं? ठीक है। इस प्लान को आप कंपेयर करते रहते हैं अपने बिजनेस प्लान से या नहीं, ठीक है? क्या आपका ये जो हार्डवेयर का प्लान है, ये आपके ओवरऑल सिस्टम के प्लान के मुताबिक है या नहीं? बिकॉज देखिए ना, हो सकता है कि सिस्टम में हार्डवेयर बहुत एडवांस चाहिए, लेकिन आपका जो हार्डवेयर एक्विजिशन प्लान है उसके अंदर इतना एडवांस हार्डवेयर नहीं है। ये बात समझ आ रही है जी? यस नो? सर ये पॉइंट रिपीट कर दें। देखिए, पहला वाला पॉइंट कि आपका हार्डवेयर एक्विजिशन प्लान आपके बिजनेस के मुताबिक होना चाहिए, ठीक है जी। दूसरा, इस प्लान को आप रेगुलरली कंपेयर करते रहे अपने बिजनेस प्लान से, ठीक है? और तीसरा ये है कि जो आपका हार्डवेयर का प्लान है और आपके आईएस का प्लान है वो भी मैच करना चाहिए। देखिए, आईएस के अंदर सिर्फ हार्डवेयर थोड़ी है, आईएस के अंदर हार्डवेयर भी है, सॉफ्टवेयर भी है, नेटवर्क भी है, डेटा भी है। यस नो? यस सर। तो आईएस प्लान और हार्डवेयर प्लान को भी मैच करना चाहिए, ठीक है? फिर ऑडिटर ये भी चेक करेगा कि क्या हमने हार्डवेयर एक्विजिशन का क्राइटेरिया बनाया या नहीं बनाया,
याद करें सिस्टम डेवलपमेंट में हम पढ़ चुके हैं कि अगर हार्डवेयर एक्वायर करना है तो हमें क्राइटेरिया बनाते हैं कि हार्डवेयर में ये फीचर होने चाहिए, ये फीचर होने चाहिए, ये फीचर होने चाहिए। यस नो? यस सर। अब चेक करें कि ये हो गया या नहीं हो गया। ठीक है, फिर आप ये भी चेक करें कि आपका एनवायरनमेंट जहाँ ये हार्डवेयर लगना है वो एडिक्वेट है या नहीं। इज द एनवायरनमेंट एडिक्वेट टू अकोमोडेट द करंटली इंस्टॉल्ड हार्डवेयर एंड न्यू हार्डवेयर। यहाँ पर जो कुछ हार्डवेयर लगा हुआ है और कुछ नया हार्डवेयर आना है, तो क्या उस नए हार्डवेयर के लिए आपके पास जगह है, एनवायरनमेंट है, प्रॉपर कूलिंग है, प्रॉपर इलेक्ट्रिकल सेटअप है या नहीं? ठीक है। Are the hardware and software specification, installation requirements and the likely lead time associated with the plan? तो जो भी आपका हार्डवेयर आ रहा है, पता चला कि वो 4 महीनों में आएगा, तो क्या आपके पास ये 4 महीनों का टाइम है या नहीं? ठीक, पता चला हमें 2 महीनों में चाहिए। ठीक, ये भी चेक करें कि उस जो हार्डवेयर हम ले रहे हैं उसकी स्पेसिफिकेशन हमारी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक है या नहीं, यानी उसकी डिटेल्स और कॉन्फ़िगरेशन जो है वैसी ही है जैसा हम चाहते हैं या नहीं। ऐसा ना हो कि जब वो आए तो पता चला ये तो वो चीज़ है जो हमें नहीं चाहिए। एवरीवन? यस सर। अच्छा जी, अब इसमें थोड़ा सा आपको रेपिटेशन भी लगेगा। ये तो बात हुई प्लानिंग की, यहाँ पर बात हो रही है किसकी? एक्विजिशन की। प्लान के मुताबिक अब आप एक्वायर करेंगे, तो आप चेक करें कि जो आपने एक्वायर किया है वो प्लान के मुताबिक है या नहीं। ठीक, ये भी आप चेक करेंगे कि क्या कंपनी के पास कोई रिटर्न पॉलिसी है हार्डवेयर एक्विजिशन की या नहीं। ठीक है, जब भी हार्डवेयर एक्वायर किया जाएगा तो क्या उस किसी पॉलिसी के मुताबिक किया जाएगा, क्या वो पॉलिसी यूजर को पता है या नहीं पता। इसके अलावा अभी भी चेक करेंगे कि क्या हार्डवेयर एक्विजिशन के लिए जो प्रोसीजर है, जो फॉर्म है, जो भी चीज़ बनी हुई है हार्डवेयर एक्विजिशन का प्रोसेस या फॉर्म, वो सीनियर मैनेजमेंट ने अप्रूव किया हुआ है या नहीं। ठीक, जितनी भी हार्डवेयर परचेज हो रहा है उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आपने किया या नहीं। जितनी भी परचेजेस हो रही हैं क्या वो प्रॉपर्ली परचेज डिपार्टमेंट के थ्रू हो रही हैं या नहीं, या उसके अंदर बहुत ज़्यादा डुप्लीकेशन है, बहुत ज़्यादा पता चला कि डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो चीज़ें स्लो हो जाएंगी। यानी आपने देखना है कि एक्विजिशन इफेक्टिवली और एफिशिएंटली हो जाए। यस नो? ख़वातीन और हज़रात, यस नो? जी, तो अब आप देखें अगेन जो चीज़ें आप पीछे पढ़ चुके हैं उन्हीं चीज़ों को आप ऑडिट कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। अच्छा, कैपेसिटी मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग, ये भी हमने कल बात की थी कैपेसिटी मैनेजमेंट की मंडे को। तो आपने क्या चेक करना है एज एन ऑडिटर? आर क्राइटेरिया यूज्ड इन हार्डवेयर परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग प्लान बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा एंड एनालिसिस obtained from IS log, processing schedule, job accounting system, reports, preventive maintenance schedule and reports। इसमें खास टेक्निकल लफ्ज़ हैं, लेकिन सेंट्रल आइडिया आपके लिए क्या है कि आपने चेक करना है कि हमारे पास हार्डवेयर की परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग का प्लान है या नहीं। और ये जो प्लान बना हुआ है इसको हमने अपने हिस्टोरिकल डेटा की बेसिस पे बनाया या नहीं बनाया। हिस्टोरिकल डेटा का मतलब है कि हमने देखा है कि लास्ट मंथ हमारी क्या परफॉर्मेंस थी, इस महीने क्या होनी चाहिए, तो क्या आपके पास ऐसा कोई मैकेनिज्म है या नहीं। अगला पॉइंट इज कंटिन्यूअस रिव्यू परफॉर्म्ड ऑफ हार्डवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस कैपेसिटी। क्या आपके यहाँ परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग का रिव्यू होता है या नहीं। क्या ये मॉनिटरिंग एडिक्वेट है भी या नहीं। पता चला कि जी मैं मॉनिटरिंग तो करता हूँ लेकिन मैं मॉनिटरिंग में सिर्फ और सिर्फ चंद चीज़ों को मॉनिटर कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं प्रोसेसर को मॉनिटर कर रहा हूँ, मेमोरी को मॉनिटर नहीं कर रहा। ठीक है, ये फिर इफेक्टिव मॉनिटरिंग नहीं है। और ये भी आपने चेक करना है कि जब मॉनिटरिंग करते हैं और सिस्टम में कोई गड़बड़ होती है तो क्या हम अपने मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट करते हैं या नहीं। देखिए बहुत सारे सिस्टम में ऐसा होता है कि अगर वो गड़बड़ होती है ना तो सिस्टम खुद ही अपने मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट कर लेता है। ये बात समझ आती है।
यस सर। आपके सिस्टम ऐसी एप्लीकेशन इंस्टॉल हुई होती है कि गड़बड़ होती है तो वो मैन्युफैक्चरर को बताता है, ठीक है। तो ऐसा हो रहा है या नहीं? अच्छा, मेंटेनेंस स्केड्यूल के एंगल से एज एन ऑडिटर आपने क्या चेक करना है कि जी जो मेंटेनेंस की फ्रीक्वेंसी है रेकमेंडेड बाय हार्डवेयर वेंडर वो फॉलो हो रही है या नहीं। फॉर एग्जांपल नहीं हो रही। जिस वेंडर ने आपको हार्डवेयर सप्लाई किया उसने कहा जी आप हर महीने इसकी मेंटेनेंस किया करो, तो एज एन ऑडिटर आप चेक करेंगे कि हर महीने मेंटेनेंस हो रही है या नहीं। अच्छा, आप ये भी चेक करेंगे कि मेंटेनेंस कब हो रही है। आमतौर से मेंटेनेंस होनी चाहिए कब? जब आपके पास वर्कलोड ज्यादा हो। कम हो सर। कम हो, ठीक है, यानी ऑफ पीक। क्योंकि आप जिस लोड ज्यादा, वर्कलोड ज्यादा उसको मेंटेनेंस करेंगे तो सिस्टम तो फिर ज़ाहिर है कि मेंटेनेंस के दौरान सिस्टम की कैपेसिटी थोड़ी कम हुई होती है ना, या हो सकता है आपको शट डाउन करना पड़े तो आप फंस जाएंगे। तो आप चेक करें एज एन ऑडिटर कि मेंटेनेंस उस वक्त हो रही है कि जब वर्कलोड कम है, ऑफ पीक है। अच्छा, आपने एज एन ऑडिटर ये भी चेक करना है कि आप मेंटेनेंस उस वक्त करें जब आपके पास कोई क्रिटिकल या सेंसिटिव एप्लीकेशन ना हो रही हो। अच्छा, क्रिटिकल या सेंसिटिव एप्लीकेशंस क्या होती हैं? जब हम डिजास्टर रिकवरी पढ़ेंगे, जो कि हमारा आखिरी टॉपिक होगा, टॉपिक 10, वहाँ हम इसकी ज़्यादा बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आइडिया यहाँ ले लेते हैं। कुछ प्रोग्राम्स हैं बड़ी सेंसिटिव हैं। अगेन चले ICMA की एग्जांपल ले लेते हैं। ये बताएं कि ICMA में कई सिस्टम्स हैं, अकाउंटिंग का भी सिस्टम है, एजुकेशन का भी सिस्टम है, एग्जाम का भी सिस्टम है। इनमें सबसे क्रिटिकल सिस्टम कौन सा है इन तीन में से? एग्जाम का होगा सर। एग्जाम का होगा ना, ठीक है ना। तो हर इदारे में कोई ना कोई क्रिटिकल सिस्टम होता है, तो आपने चेक करना है कि सिस्टम की मेंटेनेंस उस वक्त ना हो रही हो जब एक क्रिटिकल सिस्टम चल रहा हो। यस नो, इधर एग्जाम का रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहा है और उधर आपने सिस्टम की मेंटेनेंस शुरू कर दी है, तो इंतहाई बेवकूफ़ी होगी। जी एवरीवन? यस सर। ओके। अच्छा, हार्डवेयर अवेलेबिलिटी एंड यूटिलाइजेशन रिपोर्ट। अच्छा, ये आप देखें कि गड़बड़ क्या है इसमें। गड़बड़ ये है इसमें गड़बड़ ये है कि आपके सिलेबस के अंदर ये अलग से मेंशन है, जो कि एक बेवकूफ़ी है, हार्डवेयर अवेलेबिलिटी। तो हमने इसको हार्डवेयर के अंदर ही होना चाहिए, तो वहीं डाल दिया हुआ है। जी, ये बात समझ आ रही है? ये आपके सिलेबस में अलग से मेंशन है, ठीक, लेकिन चूंकि हार्डवेयर का पार्ट था तो इसको हमने यहीं पे डाल दिया हुआ है। जी, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स? यस सर। यस सर। बल्कि मैं आपको दिखा भी दूँ ना, ताकि जब बाद में नोट्स देखें तो कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये देखें, ये अलग से दिया हुआ है जी सर। हार्डवेयर अवेलेबिलिटी, ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ इसी के अंदर डाल दिया, ठीक है जी सर। आप आ गए? शुरू में तो गायब थे आप। सर नेट इश्यू था बहुत ज्यादा। अच्छा अच्छा। आज अगेन लोग बहुत ज्यादा कनेक्ट रिकनेक्ट हो रहे हैं बार बार। सर वो नेट बहुत प्रॉब्लम कर रहा है मेरा भी। अलग अलग आपका गला नहीं सही हुआ। जी, क्या कह रहा हूँ? सर आपका गला नहीं सही हुआ अभी तक। गला नहीं सही हुआ। मेरी खांसी जरा लंबी चलती है और क्या करें। लॉन्ग टाइम एग्रीमेंट है ये जो लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट है। वेरी राइट, ये बिल्कुल सही आपने टेक्निकल अंदाज में कहा। इट इज अ लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट विद द खांसी कफ। सर नो मेडिसिन। Well, the medicines are going on, but still, I don't know. Actually, hardware availability and utilization report. इस पे क्या चेक करना है आपने एज एन ऑडिटर कि इज स्केड्यूल एडिक्वेट टू मीट वर्कलोड स्केड्यूल एंड यूजर रिक्वायरमेंट्स। आपके हार्डवेयर की जो अवेलेबिलिटी रिपोर्ट्स हैं वो यूं समझें कि इन सिंपल वर्ड्स वक्त पर प्रोड्यूस होनी चाहिए। आपने स्केड्यूल किया हुआ है कि वो वीकली रिपोर्ट्स प्रोड्यूस होनी चाहिए,
अच्छा, पता चला आपका हार्डवेयर बहुत एक्सेसिव यूज होता है, बहुत ज्यादा, हर वक्त यूज में रहता है, तो फिर आपको डेली रिपोर्ट प्रोड्यूस करनी चाहिए। वीकली शायद मुनासिब नहीं है। कम कम इस्तेमाल होता है तो आप वीकली रिपोर्ट प्रोड्यूस कर लें, और कम इस्तेमाल होता है तो मंथली कर लें। गेटिंग? यस सर। Yes, sir. शेड्यूल जो है वो मुनासिब है या नहीं। अच्छा, इसके अलावा आप ये भी देखना है कि स्केड्यूल जो है वो फ्लेक्सिबल हो। फ्लेक्सिबल का मतलब है कि जब ज़रूरत पड़े आप, ज़रूरी नहीं कि रिपोर्ट अगर वीकली प्रोड्यूस होनी है तो वीकली प्रोड्यूस करें। आपको लग रहा है कि इस वीक सिस्टम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है तो आप उसको डेली प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको अंदाज़ा रहे कि सिस्टम कितना यूज़ हो रहा है। उसी हिसाब से आप फिर मेंटेनेंस को प्लान कर लेंगे। और एक और चीज़, IS resources are available for critical application program. Make sure कि आपका जो critical application है उसके लिए हर वक्त सिस्टम अवेलेबल रहे, ठीक। जैसे आजकल आप देखें जो बैंक्स के अंदर जो ATMs है ना, क्या ये क्रिटिकल सिस्टम है? जी, बैंक्स के सिस्टम क्रिटिकल सिस्टम्स हैं या नहीं? सॉरी, ATM सिस्टम्स क्रिटिकल हैं या नहीं? यस सर, है क्रिटिकल सर। नहीं है। जो डिपॉजिट मशीन हो सकती है सर। जो कह रहे हैं क्रिटिकल है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों है, जरा बताएं। जी, if it is critical, why? If it is not critical, why? तो यूज करने पे डिपेंड करता है। जिसको यूज करना आता है उसके लिए क्रिटिकल नहीं है, जिसको नहीं आता उसके लिए क्रिटिकल है। अच्छा, क्रिटिकल का लफ्ज हटा देते हैं। क्या ये एक बहुत ही अहम सिस्टम है बैंक का? यस सर। यस नो? यस Yes, सर, sir. ये ATM Yes, सिस्टम, sir. यस सर। किसी बैंक का ATM सिस्टम बंद हो जाए तो आप खुश होंगे या नाराज होंगे? आप तो रिलाई कर रहे होते हैं कि यार चलो ठीक है यार, मैं किसी भी वक्त जाके सुबह रात दिन ब्रांच जाने की जरूरत ही नहीं है, ATM से पैसा निकाल लूंगा। क्या ख्याल है? और पता चला कि उस पूरा ATM नेटवर्क ही डाउन हो गया। ये तो बड़ा क्रिटिकल सिस्टम है ना, हजारों लोग फंस जाएंगे। हो सकता है किसी को पैसे निकाल के दवा लेनी हो, किसी को हॉस्पिटल में पेमेंट करनी हो, किसी को टिकट के लिए पेमेंट करनी हो, तो लोग तो इस पर बहुत हैवीली रिलाई कर रहे हैं आजकल। यस नो? Yes, sir. ये इनकी बड़ी क्रिटिकल जी सर। एज एन ऑडिटर आपने चेक करना है कि क्रिटिकल एप्लीकेशन के लिए हार्डवेयर हर वक्त अवेलेबल है या नहीं, ठीक है जी। Yes, sir. अच्छा, लॉग का मतलब है रिकॉर्ड, तो प्रॉब्लम लॉग का मतलब है प्रॉब्लम का रिकॉर्ड। यस नो? ठीक है, आपने यहाँ पर चेक करना है एज एन ऑडिटर कि have IS management staff reviewed hardware malfunction, returns, abnormal system terminations and operator. Means in simple words, as an IS auditor आपने चेक करना है कि जो भी हार्डवेयर में malfunction हुआ, प्रॉब्लम हुआ, तो क्या वो आपके IS स्टाफ ने रिव्यू किया और उसे मेंटेन किया या नहीं। Yeah. जी, everybody understands? Yes, sir. Great. अगला आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम का रिव्यू है। अगर आप याद करें तो हमारा पहला टॉपिक हार्डवेयर था जब हमने शुरू किया था, जहाँ से दूसरा सॉफ्टवेयर था, और सॉफ्टवेयर में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा था। एज एन ऑडिटर क्या चेक करना है आपने सॉफ्टवेयर में? आपने चेक करना है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके यहाँ लगाया गया है उसका सिलेक्शन प्रोसीजर सही था या नहीं। तो आपने चेक करना है कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम लगा है वो आपके IS प्लान के मुताबिक है या नहीं, वो आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है या नहीं। लेकिन जो बहुत हाई एंड सिस्टम्स है ना, उसके अंदर हम यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम लगा रहे होते हैं, वहाँ विंडोज़ इतना अच्छा नहीं है। ठीक, अब मैं एग्जांपल्स में नहीं जा रहा डिटेल्स में, आपसे थोड़ा स्कोप आउट हो जाएगा। पता चला कि वहाँ पर
यूनिक्स या AIX बेस्ड सिस्टम होना चाहिए था, यूनिक्स बेस्ड होना चाहिए था, यूनिक्स का कोई फ्लेवर होना चाहिए था। वहाँ पर हम विंडोज बेस्ड लगा बैठे, ठीक, वो बहुत सारी चीज़ों को सपोर्ट नहीं कर पाएगा। फिर आपने ये भी देखना जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर रहा है या नहीं। उसके अंदर वो सारे के सारे कंट्रोल्स ऑपरेटिंग सिस्टम में हैं जो हमें चाहिए या नहीं, ठीक। जो ऑपरेटिंग सिस्टम ने चूज किया उसकी तमाम कैपेबिलिटीज और कंट्रोल्स आपके पास मेंशन हैं या नहीं। अच्छा, अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपने लिया होगा उसकी भी फीजिबिलिटी होगी ना, हर चीज की फीजिबिलिटी होती है आप जो भी करें, ठीक है। उसका सिलेक्शन प्रोसेस, तो इस पे क्या सवाल आता है आपके पास? एक सवाल ये है कि आर द प्रपोज्ड सिस्टम ऑब्जेक्टिव एंड पर्पसेस कंसिस्टेंट विद द रिक्वेस्ट प्रपोजल। ये जो सिस्टम आपने रेकमेंड किया है कि आप यूनिक्स लगा लें या विंडोज लगा लें, तो क्या ये हमारे रिक्वायरमेंट के मुताबिक है या नहीं। आपके पास जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम आए थे, विंडोज आया था, यूनिक्स आया था, तो क्या सबको एक ही तरह से इवैल्यूएट किया गया या नहीं, ठीक। हर ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉस्ट बेनिफिट किया गया या नहीं, उनकी डायरेक्ट फाइनेंशियल कॉस्ट को देखा हमने या नहीं, उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट को देखा या नहीं, उस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए क्या हार्डवेयर चाहिए उसको हमने देखा या नहीं, क्या ट्रेनिंग हमें चाहिए वो हमने देखा या नहीं। इसके अलावा इस ऑपरेटिंग सिस्टम से हमारी प्रोसेसिंग पे क्या फ़र्क पड़ेगा ये हमने कंसिडर किया या नहीं, डेटा सिक्योरिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा ये हमने कंपेयर किया या नहीं। इसके अलावा जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम बेचने आ रहा है वो खुद कितना फाइनेंशियली स्टेबल है, क्योंकि देखिए जो वेंडर अगर फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है तो हो सकता है थोड़े अर्से बाद वो बिजनेस से आउट हो जाए, बिजनेस आउट हो जाए तो मुझे तो मुसीबत पड़ जाएगी। यस ना? यस सर। ठीक, फिर एज एन ऑडिटर आपने चेक करना है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम आप ले रहे हैं उसके अंदर सिक्योरिटी फीचर्स क्या है। तो यहाँ पे चेक करना है कि क्या इसके अंदर हम लॉजिकल सिक्योरिटी एक्सेस कंट्रोल है या नहीं। अच्छा, लॉजिकल एक्सेस हमारा एक लंबा टॉपिक है, ठीक है, एक बड़ा लंबा टॉपिक है, मेरा ख्याल 2 क्लासेस तो लगेंगे इसके ऊपर कम से कम, तो ये हम पढ़ेंगे आगे जाके, तो मैं इसका जिक्र अभी नहीं कर रहा। बस आपने क्या करना है, चेक करना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स हैं या नहीं, ठीक है जी। इसके अलावा आपने जो ऑपरेटिंग सिस्टम लिया है उसके अंदर आप लोगों को ये थोड़ा टेक्निकल हो गया है। देखिए एक चीज होती है इंटरप्ट, अब इसको हम जरा नॉन टेक्निकल अंदाज में समझ लेते हैं। क्लास हो रही है तो क्लास में बहुत सारी इंटरप्शंस हो सकती हैं। यस नो? यस सर। किसी का सेल फोन बज जाए, कोई क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है, तो इंटरप्शन बाज अच्छी होती है बाज अच्छी नहीं होती है, क्या नहीं? यस सर। तो सिस्टम के अंदर भी एक इंटरप्शन की कैपेसिटी, सिस्टम को भी हम इंटरप्ट कर सकते हैं। अच्छा, बाजों का इंटरप्ट करके बहुत ही खतरनाक काम हो सकते हैं। सिस्टम को मैंने इंटरप्ट किया और पता चला मैंने हैक कर लिया, क्या नहीं? तो कुछ इस किस्म की चीजें भी हो सकती हैं एक लेवल के ऊपर। आपको ये चेक करना है कि उसमें इंटरप्शन को लिमिट किया गया है या नहीं, इंटरप्शंस को लिमिट किया गया है या नहीं। ठीक है, ये चेक करना आप। अभी टेक्निकल काम है, ज़रा आप नहीं कर सकते, आईएएस ऑडिटर को बहुत टेक्निकल होना पड़ेगा इसके लिए। सर फिर ये कौन करेगा? आईएएस ऑडिटर करेगा। अच्छा, आईएएस ऑडिटर ही? हाँ, लेकिन उसको बहुत टेक्निकल होना पड़ेगा, आम आईएएस ऑडिटर नहीं कर सकता। जी सर। अच्छा, इसके अलावा अब ये भी एक टेक्निकल पॉइंट है। देखिए सिस्टम में जो अपडेट्स आती हैं उसे हम पैचेस भी कहते हैं, ठीक है।
तो एज एन ऑडिटर आपने चेक करना है कि जो भी पैचेस या जो भी अपडेट्स आई हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम में इम्प्लीमेंट हो गई हैं या नहीं। ठीक है। अच्छा, आपने ये भी चेक करना है कि उसमें लॉजिकल सिक्योरिटी है या नहीं। अच्छा, लॉजिकल सिक्योरिटी के ऊपर भी जिक्र आया था, तो मैंने आपसे कहा था कि इसको हम तफसील से पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए, फिजिकल सिक्योरिटी, फिजिकल एक्सेस। फिजिकल एक्सेस का मतलब है कि मेरा सिस्टम यहाँ रखा हुआ है, ये डेटा सेंटर है, आप इसमें आए और यहाँ आके जो है फिर आप फिजिकली एक्सेस करके यहाँ गोलियां मारें या इसमें बॉम्ब ब्लास्ट करें या सिस्टम को तोड़ फोड़ दें या सिस्टम को यूज करें, मिसयूज करें, क्या नहीं। लॉजिकल एक्सेस का मतलब होता है कि आप अपने घर पे बैठे रहें और सिस्टम पे एक्सेस ले लें। जी, ये बात समझ आ रही है? जो कि हैकर्स करते हैं कि अपनी जगह पे बैठे होते हैं और बैंक के सिस्टम में घुस जाते हैं या एयरलाइन के सिस्टम में घुस जाते हैं। ठीक है, वो लॉजिकल एक्सेस है। बाकी इसकी बहुत सारी डिटेल्स हम पढ़ेंगे आपको, तो आपने देखना है कि इसकी लॉजिकल सिक्योरिटी है या नहीं। अच्छा, ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, जब भी कोई सॉफ्टवेयर आप लेते हैं ना, उसके अंदर बिल्ट इन पासवर्ड्स होते हैं। यस नो? यस सर। उन बिल्ट इन पासवर्ड्स को फौरी तौर पे चेंज कर देना चाहिए। क्यों? वो पासवर्ड सबको पता होते हैं। यस नो? यस सर। एज एन ऑडिटर आपने चेक करना है कि वो पासवर्ड्स चेंज हो गए या नहीं हुआ। ठीक है सर, ये तो भी सेफ्टी है ना आपकी, या फौरन पासवर्ड चेंज करते हैं? जी बिल्कुल। अच्छा जी, जब आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम लग रहा है तो आप चेक करें कि आपके पास कंट्रोल्स हैं उसमें चेंज को कंट्रोल करने के लिए, ऑथराइजेशन सेट करने के लिए, कोई लॉजिकल सिक्योरिटी के फीचर्स हैं या नहीं, इसकी तमाम डॉक्यूमेंटेशन पूरी है या नहीं, इसकी टेस्टिंग पूरी है या नहीं, इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ऑडिट ट्रेल है या नहीं। कल हमने बात की थी, ऑडिट ट्रेल बताती है कि किस बंदे ने क्या ऑपरेशन किया, किस बंदे ने क्या एक्टिविटी की। यस नो? यस सर। कब Yes, लॉग sir. हुआ। ठीक है। इसके अलावा आपने ये भी देखना है कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू हम सॉफ्टवेयर इन प्रोडक्शन का मतलब है, इसको समझें यूजर एरिया। जो सॉफ्टवेयर जब हम कहते हैं सॉफ्टवेयर को हमने प्रोडक्शन एरिया में डाल दिया, तो प्रोडक्शन एरिया में डालने का मतलब हमने यूजर को दे दिया है। प्रोडक्शन एरिया में डालने का मतलब है कि हमने यूजर को दे दिया। तो आपने चेक करना है कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू सॉफ्टवेयर का एक्सेस हो रहा है या नहीं। यस सर। एक्सेस दिया रहा है। फिर आपके पास ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए कि किसको एक्सेस दिया, किसको एक्सेस नहीं दिया। ठीक है, किसको एक्सेस दिया हुआ था वापस ले लिया। ठीक है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन हो रही है या नहीं, या फॉर एग्जांपल कोई वायलेशंस हो रही हैं। हमने देखा एक बंदा जो है वो कोशिश कर रहा है कि लोगों के पासवर्ड्स को गेस करे और सिस्टम पे ट्राई कर रहा है, तो क्या ऐसी चीज़ें डिटेक्ट हो रही हैं, और क्या वो डिटेक्ट होने के बाद उस पर कुछ एक्शन लिया जा रहा है या नहीं। मेरे ख्याल इसको यहाँ तक रखते हैं आज। जी सर, बहुत है। कल नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। ठीक है जी, चलें, ग्रेट, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज। बाय बाय। हाय हाय।